नमस्कार, ज्ञानस्तु चैनल में आप लोग का स्वागत है। मेरा नाम है वरुण शर्मा और हम लोगों ने लास्ट क्लास में पॉलिटी का एक टॉपिक डिस्कस किया था। दरअसल हमने संसद टॉपिक स्टार्ट कर लिया था और संसद के अंदर हमने देखा था कि संसद जो आर्टिकल 79 है वो क्या कहता है कि संसद में 3 अंग शामिल होंगे। कौन कौन से? एक तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो राष्ट्रपति को हमने ठीक से पढ़ लिया था। हालांकि इनके सदन 2 होंगे, संसद के सदन 2 कौन कौन से होंगे? राज्यसभा और लोकसभा, ये 2 सदन होंगे। हमने देख लिया था कि और अन्य देशों की तुलना कर दी, जैसे अमेरिका का देख लिया तो वहाँ भी 2 सदन है, यूके में भी देख लिया 2 सदन है, ऐसे करके हर जगह 2 सदन है। चाइना में जैसे 1 सदन है। तो ऐसे करके अलग अलग देशों में तो संविधान निर्माताओं ने ठीक से सब संविधान को समझा था और देशों के, और फिर अपने भी संविधान में 2 सदनों का जिक्र किया यहाँ पर। तो हमने 2 सदनों में से हमने एक को, हम ये संसद पढ़ रहे हैं, संसद को पढ़ते पढ़ते हम इसमें बहुत कुछ देखेंगे। हम ठीक से देखेंगे, इसमें विधेयक भी समझेंगे, सांसद जो होते हैं एमपीज, उनके विशेषाधिकार और तरह के विश्वास प्रस्ताव भी देखेंगे, विश्वास प्रस्ताव भी देखेंगे, विभिन्न प्रस्ताव जो होते हैं। फिर एक प्रश्नकाल चलता है संसद, जब संसद सदन स्टार्ट होते हैं ना, तो प्रश्नकाल होता है, मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें तारांकित अतारांकित स्टार्ट अनस्टार्ट क्वेश्चन से बहुत सारी चीज़ होती है। यानी संसद को हम ठीक से, संसद में जो भी कुछ आता है वो हम ठीक से, संसद के जो सत्र होते हैं ना, वो हम सब ठीक से इसमें पढ़ेंगे। तो संसद एक लंबा टॉपिक है, उसी संसद के टॉपिक में हम लोगों ने राज्यसभा पढ़ना स्टार्ट किया था। लास्ट वाली क्लास में राज्यसभा को पढ़ते हुए हमने काफ़ी हद तक राज्यसभा को पढ़ लिया। राज्यसभा के बारे में थोड़ी जानकारी और रहेगी, वो हम थोड़ा और देख लेते हैं। ये लाल वगैरह जो दिख रहा है, फिर से मैं बताना चाहता हूँ, टेक्निकल एक प्रॉब्लम आ गई थी। कल मैं खूब पढ़ा रहा था, पूरा वीडियो पढ़ाने के बाद जब देखा कि वो वीडियो किसी वजह से रुक गई थी और वो पूरी नहीं बन पाई थी, तो इसलिए फिर मुझे फिर से बनाना पड़ रहा है। और आज मेरे सामने भी कोई बैठा भी नहीं है, मैं खाली मोबाइल में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो एक आध बार है सकता मैं चेक करूँ कि वीडियो चल रही नहीं चल रही। फ़िलहाल तो अभी तो चल रही है। और ये रेड मैं एक बार पढ़ दूंगा, अगर कहीं पढ़ने में आपको दिखने में दिक्कत आ रही होगी तो मैं एक बार पढ़ दूंगा, उसको आप बाद में नोट डाउन कर लीजिए। ये लाल जो यहाँ सर्कल कर रखा है, तो उससे बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा, मैं पढ़ता हूँ, बाकी हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो राज्यसभा के बारे में जो हमने लास्ट क्लास में था उसी को आगे बढ़ाना है। उसके बाद हम लोकसभा देख लेंगे और लोकसभा के बाद हम संसद के और जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हम जानेंगे। ठीक है, तो हम राज्यसभा को देखते थे, हमने सब कुछ में देख लिया था। थोड़ी जो चीज़ें बची वो देख लेते हैं कि राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है, राज्यसभा में जो सदस्य बैठेंगे यानी कि जो एमपीज़, वो भी एमपीज़ कहलाएंगे। उन सदस्यों से संबंधित कुछ प्रावधान लिखे हुए हैं यहाँ पर, वो क्या क्या है हम उसको समझ लेते हैं। तो जैसे कि ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन, आपको पता ही है कि इसका भी हमने देखा था, जब हमने पढ़ा था जब राष्ट्रपति के चुनाव में, तो हमने देखा था कि 4 प्रकार के चुनाव होते हैं। जो राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट, इसको पी लिख लेते, चलो प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा का चुनाव और विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद वीपी लिख लेते हैं। ठीक, तो विधान परिषद यानी कि इन 4 के चुनाव कैसे होंगे, ये हमने देखा था कि अप्रत्यक्ष चुनाव, यानी कि जनता इसमें सीधे भागीदारी नहीं करेगी। ठीक है, तो इसलिए इनका भी अप्रत्यक्ष ध्यान रखना। बस राज्यसभा के चुनाव में ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए राज्यसभा संबंधित, तो उसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पे, या लिखा हुआ को तो टिक लगाना पड़ेगा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, ये प्रतिनिधित्व पूरा डॉट लगा दिया, पूरा प्रतिनिधित्व, और एकल संक्रमणीय मत पद्धति इसमें होगी। अब यहाँ पर ये बात आती है कि हमने राष्ट्रपति का पढ़ा था, तो राष्ट्रपति वाले में हमने ये देखा था कि वहाँ पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व ठीक से बैठ नहीं पा रहा था। यानी कि हमने देखा था कि राष्ट्रपति की कुर्सी तो एक थी, उस वाली क्लास में देखा था कि राष्ट्रपति की कुर्सी एक है, तो एक कुर्सी पे आप कैसे रिप्रेजेंटेशन देखो। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि जिस दल को जितनी % सीटें मिली हैं, उस दल को उतनी % रिप्रेजेंटेशन उसमें दे दो। लेकिन अब यहाँ पर तो सीट एक ही है, तो एक, अगर मान ली एक दल को 60% रिप्रेजेंट मिली है, 60% सीटें मिली हैं, तो या फिर 60% वहाँ पे वोट मिला है, तो एक सीट का 60% हम प्रेसिडेंट का किसी और दल को देते हैं, 40% किसी और को दल को दे दें, या ये 20% दे दें, फिर या फिर ऐसे करके 20% और किसी को दे दें। तो ऐसे तो एक सीट को तो बंटवारा नहीं कर सकते ना। तो अब राज्यसभा में सीटें ज़्यादा हैं, तो राज्यसभा में सीटें ज़्यादा हैं, तो हम यहाँ पर दल का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि यहाँ पर तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व यहाँ पर लग जाएगा। हालांकि वहाँ भी हमने देखा था कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व का जो दूसरा वाला एरिया था, मतलब एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या था, एक लिस्ट सिस्टम चलता था, तो लिस्ट सिस्टम वहाँ पर लागू नहीं हो पाया था। फिर हमने देखा था कि वो हेयर महोदय आए थे, उन्होंने एक सिस्टम चालू करा, तो जिसको हमने बोला सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो सिंगल ही वोट को आप ट्रांसफ़र कर दो, अगर आपका वोट वहाँ पर नहीं वैल्यू बन पा रहा है तो सिंगल ही वोट को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हमने सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम देखा था, यानी कि एकल संक्रमणीय पद्धति या एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति, ये हमने समझा था राष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन यहाँ पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व का लिस्ट सिस्टम ठीक से लग जाएगा। यानी कि क्या है कि अगर मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए जैसे कि यूपी में आपको पता है कि 31 सीटें हैं, तो यूपी की सीटें कितनी, 31 सीटें हैं किसकी, राज्यसभा में। तो यहाँ पर हमें पता है कि हर 2 साल में, यहाँ पर लिखा हुआ भी अभी बताऊंगा, तो हर 2 साल में 1/3 सीट का चुनाव होता है, हर 2 साल में। ठीक है, और राज्यसभा में भी क्या होता है, हर 2 साल में 1/3 सदस्य पदमुक्त होते हैं, हटते हैं, और हर 2 साल में 1/3 नए सदस्य जुड़ते हैं। यानी कि 1/3 सदस्य हटेंगे, 1/3 नए सदस्य जुड़ जाएंगे।
ठीक। तो ऐसे ही करके अब यूपी है तो इसका 1/3 मान लो, ऐसे 10 सीटें, फिर 10 सीटें और अगली बार 11, यानी कि पहली बार में 10 सीटों पे चुनाव होंगे यूपी में, फिर हर दूसरे साल में फिर 10 सीटों पे, फिर अगले दूसरे साल में 11 बची हुई, एक बची सीट को इसी में ले लेंगे। ऐसे करके अलग अलग राज्यों में हर 2 साल में बाहर से भेजे जाते हैं राज्यसभा के लिए लोग। तो अब जैसे 10 सीटों पर चुनाव होगा, अब मान लीजिए एक यूपी वाले राज्य में मान लीजिए 3 पार्टी हैं, जैसे मान लीजिए बीजेपी पार्टी है, ठीक है, और सपा पार्टी और बसपा पार्टी, ठीक है। तो ये मायावती की पार्टी, अखिलेश जी की पार्टी और वो बीजेपी पार्टी, आपको पता ही है। तो ये बीजेपी पे ये 3 पार्टी से, अब मान लीजिए इनका रिप्रेजेंटेशन ऐसा है कि बीजेपी को मिले 50% वोट, ठीक है, और इनको मिले 30% वोट, ऐसे मान लेते हैं, और इनको मिल रहा है 20% वोट, ऐसे मान लिया हमने, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अब 10 सीटों पे जो चुनाव हो रहा है पहले वाली सरकार की, तो इसमें 5 सीटें बीजेपी की चली जाएंगी और 3 सीटें सपा की चली जाएंगी और 2 सीटें इनकी चली जाएंगी। 5 3 8 2 10 हो गई। ऐसे करें, ऐसे अगले 2 साल में जब होंगे तो फिर से 5 3 2 ऐसे करें। अगर मतलब चुनाव हो चुके होंगे बीच में तो चुनाव के हिसाब से बाद में देख लिया जाएगा कि कितने % मिली है, और नहीं चुनाव होंगे तो यही वाली चलेगा, कंटिन्यू चलेगा। फिर अगली बार में इनका परसेंटेज निकाल लिया जाएगा, पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में हेर फेर, वो आपको पता ही कि पॉइंट पे 5 के बाद उधर बढ़ा लेंगे इधर बढ़ा लेंगे, तो इससे समस्या नहीं आने वाली। लेकिन ये चीज़ समझ में आई आपको कि ऐसे करके यहाँ पर रिप्रेजेंट से अब समझ में आ रहा है कि भैया 5 सीटें बीजेपी वाली चली जाएंगी, 10 में से 5 सीटें बीजेपी की मान ले आएंगी और 3 इनकी 2 इनकी, ऐसे करिए। और पार्टी होंगी तो और पार्टी जोड़ लीजिए। अभी हमने एग्जाम्पल लेने के 3 पार्टी को ध्यान रख लिया है, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पर तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व समझ में आता है। राष्ट्रपति वाले में नहीं समझ में आ रहा था तो हमने वहाँ पे सिंगल ट्रांसफर ऑफ, जो इसी का एक दूसरा मतलब रूप था, वो हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर ऐसे करके भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर ये लिखा है कि एकल संक्रमण की पद्धति, और इसमें भी होता है फिर वो 1 2 3 काउंटिंग ऐसे करके होती है। ये 10 तक है तो प्रेफरेंस दिया जाएगा, ये 10 अगर चुनना है तो 1 2 3 4 5 6 10 होंगे, तो वो बहुत थोड़ा सा ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा। उतना हमें भी समझना भी नहीं है, हमें खाली इतना रखना है कि कभी अगर राज्यसभा में ज़्यादा ही मतलब करंट में मुद्दा आ जाएगा कि भाई इसमें कैसे होता है एकल संक्रमण, ये तो उसको भी ले आएंगे, उसको भी समझ लेंगे। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ज़्यादा होता था तो राष्ट्रपति को हमने ठीक से समझ लिया था, ठीक। बाकी ये भी सिंगल ट्रांसफरेबल का मतलब ये है, इसमें भी सिंगल ट्रांसफर होता है वोट, कि इसका नहीं तो उसको बना दो, उसको नहीं तो इसको बना दो, ऐसे करके बात होती है। तो ये समझ में आ गया होगा अब आपको कि ये क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है। और अगर पीछे वाली क्लास आपने राष्ट्रपति वाले चुनाव में पढ़ी होगी तो और अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऐसे करके ये यूपी की बात रखी थी हमने, ऐसे ही हर राज्य में जितनी सीटें हैं उसके हिसाब से उसके 2 साल में उसके 1/3 बांट लेते हैं, और बाद में जितनी बची उस हिसाब से देख लेते हैं। और ऐसे करके जितनी उस राज्य में जो दल है जिनको जितनी % सीटें मिली होती हैं उनके उतने सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है। बाकी एकल संक्रमणीय मत जो पद्धति है वो इस पर भी लागू होती है, ठीक। अब विधानसभा के देखो, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि जो राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाएंगे, राज्यसभा में जो भेजे जाएंगे वो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे, ठीक है। ध्यान रखना, विधानसभा में पहले मनोनीत होते थे, अब तो मनोनीत नहीं होते हैं, ठीक है। यानी पहले मनोनीत होते तो अब तो ये निर्वाचित वाला तो उतना कॉन्सेप्ट नहीं आएगा अगर, लेकिन अब भी मनोनीत आंग्ल भारतीय होते, जो आंग्ल भारतीय हमने देखा था ना 104 संविधान संशोधन हटा दिए गए थे, तो 2 वहाँ से हटा दिए गए लोकसभा से, और 1 यहाँ पे मनोनीत करते थे तो 1 इनसे हटा दिया गया। तो ये निर्वाचित तो अब तो चलो इसका इतना वैल्यू नहीं रहा, लेकिन हाँ जो विधानसभा के सदस्य हैं तो यहाँ पे विधान परिषद के नहीं आएंगे, ठीक है। विधानसभा लिखा हुआ विधानसभा, विधानमंडल लिखा होता तो विधान परिषद भी होते, तो विधानसभा विधान परिषद नहीं, विधानसभा में निर्वाचित, मनोनीत नहीं। हालांकि मनोनीत अब नहीं है, लेकिन क्या पता भविष्य में मनोनीत वाली प्रक्रिया फिर से लगा दी जाए। तो ध्यान रखना आपको, संविधान में लिखा हुआ निर्वाचित शब्द लिखा हुआ है, यहाँ विधानसभा लिखा हुआ है। तो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो चुनते हैं कि राज्यसभा के सदस्य, ठीक है। यानी कि MLA, एक स्टेट के MLA चुनेंगे राज्यसभा के सदस्य को, ठीक है। फिर क्या है, यह बताइए, राज्यसभा स्थायी सदन होता है, कभी भंग नहीं होता है, और राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है। यहाँ पर लिखा है कार्यकाल बराबर 6 वर्ष लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ सांसद का, सांसद यानी कि MP जो राज्यसभा का सांसद होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ना कि राज्यसभा का। जैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, 5 वर्ष बाद लोकसभा भंग हो जाएगी, हालांकि उससे पहले भी हो जाती है कई कारणों की वजह से, वो अलग बात है। लेकिन 5 साल के बाद तो वैसे ही होनी है, उसका कार्यकाल पूरा हो गया तो 5 साल बाद फिर नए चुनाव होंगे, तो होनी है। लेकिन राज्यसभा का कोई कार्यकाल फिक्स नहीं। अगर क्वेश्चन में ये आए कि राज्यसभा का कोई कार्यकाल है तो 6 वर्ष है, तो ऐसा नहीं कह देना, वहाँ पर 6 वर्ष नहीं है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल है वो 6 वर्ष है, ठीक। राज्यसभा के जो अंदर सदस्य होंगे उसका कार्यकाल 6 वर्ष है, ठीक। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, लोकसभा के सदस्य का भी कार्यकाल 5 वर्ष है, उससे पहले वो भंग हो जाती है, अलग अलग कारणों से हो जाती है, वो आपको सबको पता ही है। लेकिन यहाँ पर राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है, ये ध्यान रखना। जहाँ पे जो बात ध्यान रखनी होती है वहाँ पे मैं थोड़ा सा एम्फेसाइज कर देता हूँ, जोर दे देता हूँ, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा, स्टार बना के समझ लीजिएगा कि यहाँ पर लिख लीजिएगा राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, जिसे हम सांसद बोल रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। फिर क्या है, ये लिखा हुआ हर 2 साल में 1/3 सदस्य पदमुक्त हो जाते हैं,
एक तिहाई नए सदस्य चुने जाते हैं। और ये चौथी अनुसूची में आवंटन है, राज्यों में राज्यसभा की सीटें बांटी गई हैं, तो वो चौथी अनुसूची में, ये आपको पता ही है। हमने जब अनुसूचियाँ पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। फिर 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, ऐसे करके हमने अनुसूचियाँ देख ली थी। अभी लिखा हुआ हर 2 साल में एक तिहाई सदस्य पदमुक्त हो जाते हैं, यानी एक तिहाई सदस्य रिटायर हो जाते हैं और एक तिहाई सदस्य क्या होते हैं, नए जुड़ जाते हैं। तो इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, क्या सिस्टम है, ये कैसे होता है, तभी ये स्थायी सदस्य बोल रही है। तो इसको थोड़ा सा दिमाग से हल्का समझ लेंगे। वैसे तो अमूमन आप लोगों को बताओ तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मानो कि इस टाइम चल रही 2024, ठीक है, तो ये चल रही 2000, थोड़ा छोटा लिखना, ऐसे चलो समझ जाओगे आप लोग। 2024 ये चल रही है, तो 2024 के अब 2 साल बाद आएगी 2026। तो 2024 में मान लो एक तिहाई सदस्य हुए क्रॉस, इसको मैंने बोल दिया पदमुक्ति, हट गए, ठीक है, एक तिहाई सदस्य हट गए, रिटायर हो गए, और एक तिहाई सदस्य, अभी हमें पता है राज्यसभा में सदस्य कितने हैं, 245 सदस्य हैं, तो 245 के एक तिहाई ऐसे करके हटते रहेंगे। अब वो एक तिहाई वगैरह नहीं निकालना है, गणित ज़्यादा पेचीदा हो जाएगी। अब इतना समझ लेते कि एक तिहाई सदस्य, इसके एक तिहाई सदस्य हट गए। जैसे मान लिया 6 सदस्य हैं अगर, तो 6 सदस्य हैं, तो 6 का एक तिहाई कितना हुआ, 2, और एक तिहाई फिर ऐसे कितना हुआ, 2, और एक तिहाई कितना हुआ, 2, यानी कि अगर 6 सदस्य हैं तो 2 सदस्य 2 साल में हट जाएंगे, फिर ये 2 अगले साल में, 2 साल में हट जाएंगे, फिर अगले 2 साल, ऐसे करके 2 सदस्य हटते रहेंगे। ऐसे इसके एक तिहाई सदस्य हट गए 2024 में। 2024 में नए एक तिहाई सदस्य जुड़ जाएंगे, ये प्लस हमने ओके कर दिया, ठीक है। ऐसे ही 2026 में क्या होगा, एक तिहाई सदस्य हट जाएंगे 2026 में, अगले 2 साल में, यानी 2 साल में ऐसा होता रहता है। हर 2 साल में एक तिहाई सदस्य पदमुक्त होते हैं। ये तो पदमुक्त हो गए, अभी टहल रहे होंगे, कहीं भी कुछ भी कर रहे होंगे, एक तिहाई सदस्य पदमुक्त और हो गए और एक तिहाई सदस्य और जोड़ दिए गए, ठीक है। अब 2028 आई। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे भी जोड़ते रहो कि ये जो नए सदस्य जुड़े हैं ये 2024 में जुड़े हैं, ये इनका कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष, ये 2030 तक के लिए जुड़ गए। 2024 से 2024 में जुड़े हैं तो 6 वर्ष तक, यानी कि 2030 तक के लिए जुड़ गए। ये 2030 में जाके अब रिटायर होंगे, ठीक। और ये 2026 में जुड़े हैं, क्रॉस कर लेंगे, इस पर ओके रखेंगे। ये 2026 में जुड़े, ये कब तक रहेंगे, 6 और 6 32, यानी कि 2032, ठीक, यानी कि 2032 तक। अब 2028 में एक तिहाई सदस्य पदमुक्त और होंगे। अब एक तिहाई सदस्य यहाँ पे और जुड़ेंगे नए, तो ये एक तिहाई सदस्य ये 2028, ये कब तक, 2034 तक चलेंगे। अब 2030 आएगा, 2030 में भी एक तिहाई सदस्य क्या होंगे, यहाँ पर हट जाएंगे और एक तिहाई सदस्य इसमें जुड़ जाएंगे। तो ये वाले सदस्य कब तक के लिए जुड़ेंगे, जब 2030 में जुड़े तो 2036 तक जुड़ेंगे ये। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात ये है कि समझना आपको ये है, मार्कर लाल मैं चेंज करता हूँ, कि जो एक तिहाई सदस्य जो ये यहाँ पर 2024 में इस साल में आज जो जुड़े होंगे उनका समय था 2030 तक का। अब वो देखो वो ये आ गए यहाँ को 2030 में, जो यहाँ पे जो रिटायर हुए हैं ना, ये हटे हैं, वो ये वाले हटेंगे अब, ठीक है, यानी कि 2024 में जुड़े, अब आपका समय आ गया 2030 में, अब आप यहाँ से हटो। अब जो नए जुड़ रहे हैं, ठीक है, वो नए जुड़े हैं। अब आप अगला समझो, अब 2030 के बाद आएगा 2032, अगला दूसरा साल, मतलब हर 2 साल की बात हो रही है ना, इसलिए 2032 लिखना है, 2 साल का गैप लेके चल रहे हैं हम लोग। अब ये 2032 आया। अब 2032 में कौन रिटायर होंगे, सोचो, ये वाले, ये जो जुड़े, ठीक है, यानी कि ये जो जुड़े हैं ये 2032 में जुड़े थे, 2026 में जो जुड़े थे वो जाके यहाँ पर 2032 में रिटायर हो जाएंगे, यानी कि एक तिहाई सदस्य जो यहाँ पे हटने वाले हैं वो ये वाले हटेंगे जो 2026 में जुड़े थे, है ना, समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से आपको। और अब ये और इसमें एक तिहाई नए सदस्य जुड़ जाएंगे। ऐसे 2034 आएगा, 2034 में कौन रिटायर होंगे, ये वाले जो 2028 में जुड़े थे, तो ऐसे करके ये वहाँ पे जाके कट्टुम हो जाएगा और नए जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये समझ में आएगा, ऐसी प्रक्रिया चलती रहेगी, हर 2 साल में एक तिहाई सदस्य हटेंगे, पदमुक्त होंगे, एक तिहाई सदस्य जुड़ेंगे। अब अगर थोड़ा सा अगर आपके दिमाग का घोड़ा दौड़ रहा होगा, दिमाग में आपकी बेचैनी हो रही होगी, मतलब ये तो चलो समझ में आ गया, लेकिन ये तो समझ में आ गया कि ये वाला रिटायर हुआ तो ये वाला जो यहाँ जुड़ा था वो आज जाके रिटायर हुआ है, जो यहाँ जुड़ा है वो यहाँ पर रिटायर हुआ है, जो यहाँ जुड़ा है वो यहाँ रिटायर हुआ है, ऐसे कहानी चलती रह रही है। लेकिन ये 3 है, ये कब जुड़े, ठीक है, तो ये समझो ये 2024 है, तो 2024 से पहले 2022 आया होगा, तो ये वहाँ पे यानी कि जुड़े होंगे, हटे होंगे, तो ये पहले कभी यानी कि 2024 में इनका रिटायरमेंट हो रहा है, यानी कि ये 2018 में ये जुड़े होंगे तो आज हट रहे होंगे। 2018 में जो एक तिहाई नए सदस्य, यानी कि 2018 में जो एक तिहाई सदस्य जुड़े होंगे, एक तिहाई हटे होंगे 2018 में जो हटे होंगे वो 2012 में जुड़े होंगे, और 2018 में जो जुड़े हैं ये जाके 2024 में हटे हैं, और 2018 में जो हट रहे हैं वो 2012 में जुड़े होंगे, क्योंकि 6 साल पीछे चले जाओ, ऐसे करके चले जाएंगे। लेकिन अब तो अभी भी समझ में आ रहा है कि भाई अभी आपके पास स्कोप है कि आप 2024 से पीछे जा सकते हो।
जब शुरुआत में सबसे पहले जब बिल्कुल राज्यसभा स्टार्ट हुई होगी कि भाई आज से राज्यसभा बन रही है, कभी कभी तो बनी होगी, ठीक है। 1952 में राज्यसभा जो बनी, तो जब बनी थी, अब वो समझो अब आप क्या है कि उस टाइम का जो वो समझना है बात क्या है कि ये तो मैंने तो आपको चालाकी से बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे पीछे चलते रहो, तो वो चीज़ नहीं। तो जब 1952 में क्या हुआ, 1952 में जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे बाद में वहाँ पे, तो 1900 आसपास, तो उस टाइम क्या हुआ कि जब शुरुआत में अब कौन पदमुक्त होगा 2 साल बाद, यानी कि आज हम लोग ये 245 लोग मान लो बैठे हैं, 245 लोग आज से राज्यसभा शुरू। अब लेकिन अब संविधान में लिखा है हर 2 साल में हटना है। अब आज से सब लोग आज से बैठे, नया नया शुरू कराया, अभी से बिजनेस हमने शुरू कराई लो। अब वो 1/3 सदस्य जो हटेंगे 1952 में, जो हटने 1952 के बाद 1954 मान लो 1954 में जो हटेंगे 2 साल बाद, यानी कि वो कौन हटेंगे, यहाँ पे जो 1954 जो लिख ले रहे हैं हम यहाँ पे 1/3 सदस्य जो पदमुक्त होंगे वो कौन होंगे। वो तो बोले हम तो 1952 में बैठे हैं, हमारा कार्यकाल 6 वर्ष का है, हम 1954 में 2 साल बाद क्यों हटें, क्योंकि 1/3 सदस्य 2 साल में हटने ही हटने हैं, और 1/3 नए जुड़ेंगे, तो नए जुड़ने के लिए तो बैठे हैं भैया, हमें अंदर ले लेना, तो वो तो बैठेंगे। लेकिन जो आज जो 1952 में बनी और 2 साल बाद किसी ना किसी 1/3 कोई ना कोई 1/3 सदस्य होंगे, वो उनको हटना ही हटना है, तो वो कौन होंगे फिर क्या है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा तो कार्यकाल 6 वर्ष का है, हम 2 वर्ष में क्यों हटे। ऐसे ही फिर 1954 के बाद 1956 आएगा, उसमें भी 1/3 सदस्य हटेंगे, यानी कि 52 से 56 में, यानी कि 4 साल बाद। अब जो कुछ सदस्य ऐसे होंगे, कुछ सदस्य कही होगी कि भाई आप 2 साल में पदमुक्त हो जाएंगे, आप 4 साल में हटेंगे, वो कहेंगे नहीं मेरा भी 6 वर्ष है, मैं 4 साल में क्यों हटूँगा, ठीक है। और कुछ होंगे जो 1958 आएगा, वो सीधे 58, तो 52 से 6 58, वो तो कहेगा ठीक है भैया मेरे को 58 में हटाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई मैं 58 में हटूँगा, कि मेरे 6 साल पूरे हो जाएंगे, मैं 58 में हट जाऊँगा अपने आप। तो यहाँ पर इतनी सी बात ये हुई कि वहाँ के नेता उस टाइम के समझदार मान लीजिए ऐसे थे, अब के नेता बड़े लड़ जाते कि मैं क्यों 2 साल में हटूँ, मैं क्यों 4 साल में हटूँगा, मैं पूरे 6 साल कार्यकाल लिखा है मेरा, मैं 6 साल के बाद हटूँगा, क्योंकि सांसद के विशेषाधिकार बहुत होते हैं। एक सांसद अगर एक बार बन गए तो आपके फिर मज़े ही मज़े हैं एक हिसाब से, ठीक है। हालांकि देश के प्रति काम कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, दिल को भी अच्छा लगता है, लेकिन वो आपको भी पता है ग्राउंड लेवल की रियलिटी क्या है। लेकिन हाँ, जो विशेषाधिकार हैं वो अलग ही लेवल के सांसदों को विशेषाधिकार, बहुत ज़्यादा विशेषाधिकार हैं, इसलिए कोई भी सांसद क्यों हट जाएगा, वो 6 साल तक वो प्रिविलेज लेगा, वो विशेषाधिकार का मजा लेगा, 2 साल बाद क्यों हट जाएगा। आज के टाइम में अगर राज्यसभा बनानी होती तो नहीं बन पाती ऐसे करके, क्योंकि आज के नेता उस हिसाब से उतने नहीं हैं बोल्ड कि वो डिसीजन ले पाएँ कि हाँ ठीक है चलो मैं 2 साल बाद हम स्वेच्छा से हट जाएंगे और ये 4 साल बाद हट जाएंगे, इनको 6 साल बाद ही हटाना, कोई बात नहीं। ऐसे तो अभी तो नहीं मालूम कर रहे हैं अपने इस टाइम करंट पॉलिटिक्स में। हाँ, उस टाइम जब बनी थी तो उस टाइम के बड़े बड़े नेताओं ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है चलो, लेकिन वहाँ पे एक लॉटरी सिस्टम बनाया गया कि भैया कौन लोग हैं, जैसे मान लो ये 10 लोग हैं, मतलब 10 क्यों हम 6 लोग मान ले रहे हैं, 6 लोग हैं उस टाइम शुरुआत मान लो 6 लोग हैं, तो 6 लोगों में लॉटरी निकाली गई, एक लॉटरी डाली गई और पर्चियों पे सबके नाम लिखे गए अलग। तो 2 लोगों के नाम लिख दिया गया भैया आपको 2 साल में हट जाना है, अगले 2 लोगों का नाम बता दिया आपको 4 साल में हटना है, और अगले 2 लोगों का नाम बता दिया आप हटेंगे, यानी कि ये 2 साल में हटेंगे और ये 4 साल में हटेंगे और ये 6 वर्ष में हटेंगे, 6 साल में हटेंगे, पूरे 6 साल कर लेंगे, यानी कि इस लॉटरी में ऐसे नाम लगा दिए गए। तो ये समझ गए होंगे ना, 6 का 2 तिहाई ऐसे करके 245 के 2 तिहाई करके, सॉरी 1 तिहाई करके, तो इनसे बस कह दिया कि लॉटरी में निकाला कि उनके पर्ची में लिख के आ रहे हमें 2 साल बाद रिटायर होना है, तो उन्हें स्वीकार कर लिया ठीक है हम 2 साल बाद रिटायर होंगे भाई। एक की पर्ची में आया कि हमें 4 साल बाद हटना है, हम 4 साल बाद हट जाएंगे, तो ऐसे करके 1 तिहाई सदस्य पूरे पर्ची 1 तिहाई पड़ी होंगी, तो 1 तिहाई पर्चियों में से देख लिया कि भाई हम लोगों को ये 1 तिहाई सदस्य से कि इनको 2 साल बाद पदमुक्त हो जाना है और 2 साल बाद नए आ जाएंगे, फिर और 2 साल ये 2 साल और जिएंगे, मतलब चलेंगे, तो एक 4 साल बाद हटेंगे, ऐसे करके, और कुछ बचे हुए सदस्य जो बचेंगे वो पूरे 6 साल वर्ष तक का चलेंगे। तो अभी जो हटेंगे 2 नए जुड़ेंगे, मतलब 1 तिहाई जुड़ेंगे, ये हटेंगे फिर 1 तिहाई जुड़ेंगे, और जब ये हटेंगे 1 तिहाई हटेंगे, फिर गाड़ी चल जाएगी आगे तक, फिर तो चली जाएगी, क्योंकि जो यहाँ पर मतलब जो ये हटेंगे 2 ये हटेंगे तो यहाँ पे 2 जुड़ेंगे, 2 प्लस होंगे, ये हटेंगे तो 2 प्लस फिर होंगे, अब ये हटेंगे 2 प्लस फिर होंगे, अब कोई और हटेगा तो वो कौन हटेगा, अब ये हटेंगे, फिर अगली बार ये हटेंगे, फिर अगली बार ये हटेंगे, और यहाँ प्लस होंगे, यहाँ प्लस होंगे, यहाँ प्लस होंगे, अगली बार ये हटेंगे, अगली बार ये हटेंगे, अगली बार ये हटेंगे, ऐसे यहाँ प्लस होंगे, यहाँ प्लस होंगे, यहाँ प्लस होंगे, अब फिर गाड़ी चलती जाएगी। लेकिन शुरुआत में गाड़ी चलाना मुश्किल थी तो कौन हटेगा, तो ऐसे करके लॉटरी निकाली गई और उस टाइम के नेताओं से कह दिया गया, ये तसल्ली दी गई कि ठीक है भाई आप जो पहले जो 2 साल में हटने वाले हैं ना, कि जो पहले 2 साल में हट जाएंगे, इनको हम फिर से चुन लेंगे, तुरंत चुन लेंगे, ठीक है। यानी कि क्या हुआ कि जो 1952 में क्या हुआ शुरुआत में कि कुछ व्यक्ति 1 तिहाई जो सदस्य जो थे, 1 तिहाई सदस्य ऐसे थे जिनको 2 वर्ष में मुक्त होना था, 1 तिहाई सदस्य थे जिनको 4 वर्ष में मुक्त होना था,
और 1/3 सदस्य थे जिनको पूरे 6 वर्ष तक उनके मज़े आ रहे थे, उनको 6 वर्ष तक, तो उनकी लॉटरी निकल गई कि हम 6 वर्ष तक पूरा जिएंगे आराम से, कार्यकाल को मज़े करेंगे। तो अब क्या है, इनसे कह दिया कि भैया आपका लॉटरी में नाम आया, चलो आपको लॉस फेस करना पड़ रहा है, आप 6 वर्ष का कार्यकाल है लेकिन आपको 2 वर्ष में ही पदमुक्त कर दिया जाएगा। तो इनसे बस कह दिया गया था कि भाई आपको फिर से चुन लेंगे हम राज्यसभा में, जैसे ही आप 2 वर्ष में पदमुक्त हो जाओगे तो क्या है, जो हमें 1/3 नए चुनने होंगे ना, तो हम आपको फिर से चुन लेंगे। यानी कि सोचो 2 वर्ष ये और प्लस इन्हें 6 वर्ष के लिए फिर से चुन लिया जाएगा, तो ये होगा टोटल 8 वर्ष इनके पास। तो यानी कि चलो अभी मुझे 2 वर्ष के लिए मुझे आज ज्वाइनिंग मिल रही है और मुझे 2 वर्ष बाद हटा दिया जाएगा, कि मुझे गम हुआ, लेकिन तुरंत ही मुझे बता दिया जैसे तुम्हें हटाया जाएगा जो 1/3 नए चुने जाएंगे ना, उसमें तुम्हें फिर से डाल दिया जाएगा, तो फिर 6 साल के लिए अब डल जाओगे आप। तो कितना मज़ा आ गया, यानी कि ये 6 साल मतलब इनको 2 वर्ष तो ये काटो प्लस 6 वर्ष और मिल जाएंगे तुम्हें, टोटल 8 वर्ष तक तुम सांसद बने रहोगे। इनसे भी ऐसे कह दिया गया आपको भी ये लॉस झेलना पड़ रहा है, आपको भी हम दोबारा चुन लेंगे। यानी कि तुम्हें अभी गाड़ी चलानी है एक बार 1/3 वाली, हर 2 साल में पदमुक्त वाली, उतनी मदद कर दो, तो आपको ये 4 वर्ष में हम पदमुक्त करेंगे, तो हम आपको फिर से नया जब 1/3 जोड़ रहे होंगे आपको फिर से हम जोड़ देंगे, तो आपको 6 वर्ष फिर मिल जाएंगे। तो इनके पास 10 वर्ष हो गया ऐसे, तो इनके तो और मजे आ गए, ये 10 वर्ष तक सांसद बने रहेंगे। इनसे कह दिया आपकी कोई गारंटी नहीं है कि भैया आपको 6 वर्ष पूरे शुरुआत में आपको 6 वर्ष मिल रहे हैं, आप 6 वर्ष तक एंजॉय करो, गारंटी नहीं है कि जो अगले साल जैसे आप 6 वर्ष पूरे कर लोगे तुरंत ही आपको फिर से सांसद बना दिया है। हालांकि सांसद का पुनर्निर्वाचन हो सकता है, सांसद अपना 6 वर्ष कार्यकाल पूरा करेगा वो राज्यसभा का, उसको फिर से सांसद बना दिया सकता है, फिर से ऐसे करता है, कितनी बारी बना दिया सकता है, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन वो मर्जी ऊपर कि बना सकते नहीं सकते, अनिवार्य तो नहीं है कि हर बार बनाना है। तो इनसे थोड़ा सा आश्वासन दे दिया कि आपको फिर से चुन लिया जाएगा, लेकिन इनसे कह दिया गया भाई आपकी कोई गारंटी नहीं, आप पूरा शुरुआत में 6 वर्ष करो और गाड़ी चल जाएगी। तो एक हिसाब से ये फायदे में भी रहे, शुरुआत में उन्हें लगा होगा हम घाटे में भैया हमें 2 वर्ष तक मिलेगा सांसद बनने को, लेकिन उनको बता दिया गया तो उनने कहा ठीक है भैया हमें 6 वर्ष टोटल मिल जाएंगे, 8 वर्ष मिल जाएंगे टोटल, इनको 10 वर्ष मिल जाएंगे। मुझे लगता है कि आपको ये शायद समझ में आ गया होगा कि कैसे करके शुरुआत में इकट्ठी हुई थी, उस टाइम के नेता ऐसे कर झेल गए थे ये सब चीज़ें, और आज के नेता ऐसा नहीं करते, वो लड़ बैठते। अगर आप देखो ये एक हिसाब से जिनको शुरुआत में दम लग रहा था कि इनको 2 वर्ष मिल रहा है, बेचारों ने दिल पे पत्थर रख के झेला, इनको 8 वर्ष मिल गया, इनको 10 वर्ष मिल गया। तो आपके नेता इस वजह से लड़ जाते नहीं, हमें शुरुआत में 2 वर्ष में पदमुक्त करो और 2 वर्ष में पदमुक्त करना और हमें फिर से तुरंत ही बना देना, या कुछ कहते नहीं हमें 4 वर्ष में मुक्त करो हमें फिर से 6 वर्ष के लिए बना देता। तो ऐसा करके मतलब एक समाधान नहीं निकल पाता आज के नेताओं के हिसाब से, उस टाइम के नेताओं के हिसाब से निपट जाता है। ऐसा भी कहते हैं कि मतलब कि उस टाइम ऐसा बोलते हैं कि पूरा जो भारत था वो कांग्रेस था और कांग्रेस था वो पूरा भारत था ना, ऐसे करके बड़े बड़े जो विद्वान हैं वो ऐसे बोलते थे, इसमें जो पॉलिटिक्स के विद्वान हैं, ठीक है, ऐसे बोलते थे कि इंडिया वॉज कांग्रेस और कांग्रेस वॉज इंडिया, ठीक है, मतलब भारत ही कांग्रेस था और कांग्रेस ही भारत था, क्योंकि उस मतलब केंद्र में तो कांग्रेस सरकार थी पूरा, फिर प्रांत में हर प्रांतों में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, मतलब कांग्रेस ही सरकार थी। उस टाइम को पता ही नहीं चलता था कि कांग्रेस के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था, तभी लोग कहते थे कांग्रेस ही भारत है और भारत ही कांग्रेस, ऐसे बोलते थे। तो लेकिन ये भी बड़ी इस टाइम भी बड़ा ये थोड़ा टॉपिक डिस्कस करा जाता है कि भाई इतना बड़ा पेड़ कैसे, इतने बड़ा पेड़ को कैसे उखाड़ दिया गया भाई, मतलब कांग्रेस आज कांग्रेस मुक्त भारत की बात चल रही है कि कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे, बीजेपी वाले ऐसे कहते हैं। तो लेकिन पहले के टाइम में उस टाइम 1900 आज़ादी के बाद में कांग्रेस ही कांग्रेस थी, केंद्र में भी राज्य में, मतलब कोई पार्टी का कोई नामो निशानी नहीं था, कोई लड़ नहीं पाती सिर्फ कांग्रेस की वजह से। तो इतना बड़ा पेड़ उखाड़ना ये भी बड़ी बात है, यह हो सकता है कि पेड़ में अपने आप ही जंग लगी हो, तो वो सब चीज़ें सोचने वाली हैं, वो विवाद के अलग मुद्दे हैं। लेकिन उस टाइम केंद्र में भी कांग्रेस थी, प्रांत में भी कांग्रेस था, तो एमएलएस को समझाना ज़्यादा आसान था। केंद्र से ऑर्डर आया भैया ऐसे संभाल लो, ऐसे से कर लो, आप 2 वर्ष में हट जाना, आप 4 वर्ष में हट जाना, आप पूरे 6 वर्ष तक रहना, उसके बाद 1/3 चुने जाएंगे। तो सब जगह कांग्रेस थी इसलिए मान लिया गया। अब क्या अलग अलग दल है, ये कौन हटेगा कौन नहीं हटेगा। तो अगर एक ही दल होता तो उस टाइम भाई एक ही दल में बीजेपी में अगर एक दल में कोई भी कुछ कह दे तो सब मान लेते हैं, कांग्रेस में एक ही दल में है कोई भी अध्यक्ष कुछ कह देगा मानना पड़ेगा सब पार्टी को, तो एक दल में तो हो जाता है। लेकिन उस टाइम एक ही दल था, तो इसलिए एक कारण ये भी बता सकते हैं कि ऐसा भी नहीं कह सकते कि उस टाइम के राजनेता बड़े समझदार थे, उस टाइम के भी थे, लेकिन एक तरफ बताया जाता है कि हाँ उस टाइम शुरुआत के तौर पे थोड़े से पॉलिटिक्स को इतनी गंदी तरीके से नहीं लिया गया था जितने आज कुछ आपको नेताओं के एग्जाम्पल मिल जाते होंगे, ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसे करके गाड़ी चली और हर 2 वर्ष में नए सदस्य जुड़ेंगे और हर 2 वर्ष में नए सदस्य थोड़े 1/3 सदस्य हटेंगे भी और 1/3 सदस्य जुड़ेंगे भी। तो ये हो गया, और 34 अनुसूची में इसका आवंटन के बारे में बताया गया, ये सब हो गया। अब राज्यसभा की कुछ विधायी शक्तियाँ देख लेते हैं, उनके मतलब लेजिस्लेटिव फंक्शंस और उनकी कुछ पावर्स हैं राज्यसभा की, वो क्या है वो समझ लेते हैं कि विधायी कार्य व शक्तियाँ क्या हैं राज्यसभा की, ठीक है। लोकसभा की तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे और लोकसभा और राज्यसभा की तुलना भी करेंगे, तो इसमें समझ लेते हैं कि क्या है। जैसे इसमें लिखा हुआ है ये मैं पढ़ दे रहा हूँ एक बार पहले क्योंकि लाल जो है इसकी वजह से नहीं दिख रहा, तो ये लिखा है गैर वित्तीय विधेयकों में लोकसभा के बराबर शक्ति, ये पहला पॉइंट यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। कह रहे हैं गैर वित्तीय विधेयकों में राज्यसभा के पास जो शक्ति है वो क्या है, गैर वित्तीय विधेयक होंगे अगर, तो उसमें
लोकसभा की बराबर शक्ति है राज्यसभा के पास। अब समझो ये क्या है, ये एक्चुअली ऐसा है, आपको पता है हम जो विधेयक पढ़ेंगे अभी इसी संसद वाले टॉपिक में, हम आगे कुछ क्लासों में विधेयक को समझेंगे। विधेयक 4 प्रकार के हैं। साधारण विधेयक एक होता है, फिर वित्त विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, ये 4 प्रकार के विधेयक हैं। ठीक है, अब गैर वित्त विधेयक बोल दिए इन्होंने। ठीक है, यानी कि अब साधारण विधेयक की परिभाषा क्या है, जो विधेयक वित्त विधेयक नहीं है, जो विधेयक धन विधेयक नहीं है, जो विधेयक संविधान संशोधन विधेयक नहीं है, वो विधेयक क्या कहलाएगा, साधारण विधेयक कहलाएगा। यानी संविधान में कोई परिभाषा नहीं है साधारण विधेयक की, तो इन्होंने कह दिया कि वित्त विधेयक, तो गैर वित्त विधेयक के मतलब यानी कि वो वित्त विधेयक ना हो। अब वो वित्त विधेयक ना हो तो हो सकता है, यहाँ पर बात कह रहे हैं कि संविधान संशोधन का विधेयक हो सकता है या फिर साधारण विधेयक हो सकता है। जैसे धन विधेयक और वित्त विधेयक, अब बोल रहे होंगे वित्त विधेयक लिखा है शब्द, तो वित्त विधेयक और धन विधेयक दोनों एक ही बात है, दोनों में आय और व्यय की बात आती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो डिफरेंस है वो हम समझेंगे। हालांकि धन विधेयक को आर्टिकल 110 में परिभाषित किया गया है और 117 में वित्त विधेयक को बताया गया है आर्टिकल, तो हम वो समझेंगे, उसको भी मतलब समझेंगे। लेकिन हाँ, धन और वित्त विधेयक आपको अभी इसको एक ही मान के चलें, तो धन और वित्त विधेयक को समझो वित्त विधेयक, यानी वित्त जहाँ पैसे फाइनेंस की बात हो रही है, तो आय और व्यय से संबंधित है। आगे हम अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आप समझो कि जो 4 प्रकार के विधेयक हैं, एक है साधारण विधेयक, ठीक है, साधारण विधेयक यानी बिल, और एक हो गया धन विधेयक, और एक हो गया वित्त विधेयक, और एक हो गया संविधान संशोधन विधेयक। ठीक, तो ये धन और विधेयक और वित्त विधेयक, इसको भी वित्त मान लो आप। ठीक, हम समझेंगे, इसको कहेंगे, पढ़ेंगे भी ऐसा क्यों कह रहे हैं हम इसको, हम आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, इसमें इसको ये आर्टिकल 110 में ठीक ठाक इसके परिभाषित करा गया और इसको आर्टिकल 117 में परिभाषित करा गया, हम आगे पढ़ लेंगे। तो जो विधेयक धन विधेयक नहीं है, जो विधेयक वित्त विधेयक नहीं है, जो विधेयक संविधान संशोधन विधेयक नहीं है, वो कहलाएगा साधारण विधेयक। अब इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि गैर वित्त विधेयक, ठीक है, गैर वित्तीय विधेयक, यानी कि ये तो हो गया वित्तीय विधेयक, तो ये वित्तीय विधेयक को छोड़ के गैर कौन हो गए, तो साधारण विधेयक हो या फिर संविधान संशोधन विधेयक हो। तो साधारण विधेयक होगा या संविधान संशोधन विधेयक होगा, इनके संबंध में जो लोकसभा के पास शक्ति है वही राज्यसभा के पास शक्ति है। यहाँ पर इतना कुछ लिखा है कि गैर वित्त विधेयकों के संबंध में लोकसभा की बराबर शक्ति है राज्यसभा को। ठीक, ये बात समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से आपको। बाकी हम विधेयक आगे पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट समझ लो, क्या लिखा है, धन विधेयक। अब जो वित्त विधेयक हम बोला, इसमें जो धन विधेयक ये लिखा हुआ है, ठीक है, धन विधेयक। धन विधेयक के मामले में केवल 14 दिन, हम इनको भी पढ़ेंगे कि धन विधेयक जब कोई होगा तो धन विधेयक की शर्तें क्या है, कि किस विधेयक को हम धन विधेयक कहेंगे वो हम समझेंगे। ठीक है, आय व्यय से संबंधित है, ये सब क्या बातें हैं, जो आय है और व्यय से संबंधित ऐसे विधेयक होते हैं वो धन विधेयक मनी बिल के कैटेगरी में डाल दिए जाते हैं और उससे सरकार पैसा वगैरह निकालती है, वो सब उसमें अलग खेल हम समझेंगे। लेकिन धन विधेयक के मामले में जब लोकसभा के पास आएगा धन विधेयक, फिर राज्यसभा के पास जब भेजा जाएगा तो राज्यसभा उसको स्वीकृत ऐसे वाली बात होती है और पुनर्विचार वाली बात, तो उस टाइम राज्यसभा के पास 14 दिन की बस विलंबनकारी शक्ति है, यानी 14 दिन तक तो रोक सकते हैं अपने पास, उसके बाद उसे एक्शन लेना पड़ेगा, और नहीं तो फिर धन विधेयक को उधर लोकसभा के पास भेज दिया जाएगा, लोकसभा उस पर अपनी कार्रवाई करेगी आगे, वो हम और उसको डिटेल में समझेंगे। लेकिन धन विधेयक के संबंध में इनके पास 14 दिन की शक्ति है अपने पास रोकने की। जैसे JV2 वाला मामला था, अब ये 14 दिन के बाद कुछ नहीं कर सकते, 14 दिन तक रख सकते हैं। उन्होंने तो राष्ट्रपति ने अपने पॉकेट में डाल लिया था तो उसको वो डिसीजन नहीं लिया, लेकिन ये इनके पास 14 दिन का ही समय, 14 दिन के बाद तक कुछ ना कुछ इन्हें करना पड़ेगा, अदरवाइज न फिर लोकसभा अपनी कार्रवाई करेगी। तो धन विधेयक के संबंध में इनके पास 14 दिन ही है। अब क्या है, संविधान संशोधन विधेयक, यानी कि ये वाला चौथा वाला विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक अगर होगा तो संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा के बराबर और गतिरोध, मतलब लोकसभा की बराबर शक्ति है। यानी कि जो हमने बात करी यहाँ पर कि अगर मैंने पहले वाले पॉइंट में ही मैंने आपको समझा दिया था कि जो गैर वित्तीय विधेयक, यानी कि ये दोनों को छोड़ के साधारण विधेयक को या संविधान संशोधन विधेयक को, तो राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर शक्ति है। यानी कि पहले वाले में लिखा है लोकसभा की बराबर शक्ति है, यहाँ भी लिखा है लोकसभा की बराबर शक्ति है राज्यसभा के पास। और गतिरोध पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, यानी कि संविधान संशोधन जब होगा, संविधान संशोधन विधेयक हो रहा होगा, तब अगर गतिरोध उत्पन्न हो गया तब वहाँ पे संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। साधारण विधेयक में अगर गतिरोध उत्पन्न हो गया तो संयुक्त बैठक बैठेगी, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक में अगर गतिरोध उत्पन्न हुआ तो संयुक्त बैठक नहीं बैठेगी। एक बार मैंने देख लूँ जरा वीडियो चल रही नहीं चल रही है एक बार, ठीक है चल रही है। तो अगर मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि साधारण विधेयक में क्या है, साधारण विधेयक में गतिरोध उत्पन्न हुआ अगर तो संयुक्त बैठक बैठेगी, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक में गतिरोध उत्पन्न हुआ तो संविधान संशोधन विधेयक भी उस टाइम खारिज हो जाएगा, संयुक्त बैठक नहीं बैठेगी। अब गतिरोध क्या है, अगर आपको नहीं समझ, नया टर्म आ गया गतिरोध, डेडलॉक बोलते हैं इसे, हम आगे पढ़ेंगे तो विधेयक पढ़ेंगे तब गतिरोध पढ़ेंगे। गतिरोध को अभी थोड़ा सा क्लियर कर दूँ आपको तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको इरेज कर दें थोड़ा सा। तो जैसे कि गतिरोध का मतलब इतना है कि बस दोनों सदनों में असहमति बन जाए। क्या आपको पता है कोई विधेयक है तो भाई दोनों सदनों में पारित होना है वो,
एक इस सदन में करो, फिर उसके बाद जिस सदन में आया तो उसके बाद दूसरे सदन में जाने जाना है, तो पारित होता है ऐसा करके। तो हम उसको समझ लेते हैं ये क्या है गतिरोध को, ताकि अभी आपको यहाँ भी समझ में आ जाएगा। उसके बाद आगे थोड़ा सा जब हम विधेयक पढ़ेंगे तो थोड़ा आसानी होगी समझने में। तो ये समझ लेते हैं गतिरोध का मतलब क्या है। जैसे मान लो तो गतिरोध क्या है, 3 प्रकार से है। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको फिर समझ आ जाएगा। गतिरोध जो है इसे डेडलॉक बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, 1, 2 और ये 3। अब कौन कौन से पहले प्रकार समझो। जैसे क्या है, एक बिल आया लोकसभा में, लोकसभा ने इसे कर दिया पारित, ठीक, लोकसभा ने इसे पारित कर दिया। अब क्या हुआ, अब वो राज्यसभा के पास भेजा जाएगा। तो राज्यसभा के पास जब ये पारित होकर राज्यसभा के पास गया, तो राज्यसभा के पास क्या ऑप्शन है, मतलब यहाँ पे यस का मतलब, ये एस का मतलब स्वीकृत कर दे, यस कर दे या नो कर दे, ठीक है, या फिर संशोधन बोले, संशोधन करो, ठीक है। यानी कि जब राज्यसभा के पास बिल आएगा तो राज्यसभा के पास ऑप्शन है वहाँ पे क्या है कि पारित कर दे वो भी, कि ठीक है चलो अच्छा बिल है पारित कर दिया, या कहे नहीं हम नहीं पारित करेंगे तो मना कर दिया, या फिर कहे नहीं ठीक है बिल में ठीक लग रहा है लेकिन 3-4 पॉइंट है, जैसे एक नंबर 3 बिंदु पे ये, नंबर 5 पे, नंबर 13 पर ये चीज़ थोड़ा चेंज कर लो, फिर ठीक है। तो ऐसे चेंज करने को बोले, संशोधन करने के लिए बोले। तो यहाँ पर क्या है कि अगर यहाँ पर जो उन्होंने संशोधन करने के लिए बोला, ठीक है, चलो पहले वाले समझ लेते हैं कि अगर मान लो यहाँ पर लोकसभा में पारित हुआ और राज्यसभा में यहाँ पर उनके पास भेजा गया, तो राज्यसभा ने क्या कर दिया, नो, सीधे कर दिया नो। तो अगर राज्यसभा ने ये वाला चुना तो ये हो गया पहले प्रकार का डेडलॉक, कि राज्यसभा ने मना कर दिया, लोकसभा ने कही यस, राज्यसभा ने कही नो, यानी कि असहमति बनी दोनों में, दोनों लोग एक बात पर राजी नहीं हुए, तो दोनों लोग एक बात पर राजी नहीं हुए, ये बना गतिरोध। अब होगी संयुक्त बैठक, ठीक है, अब दोनों लोग मिलकर बैठेंगे, आप दोनों मिलकर क्यों लड़ रहे हो भैया, किस बात पर हो रहा है, तो संयुक्त बैठक होगी। ये हो गया पहले प्रकार का गतिरोध। मान लो अब दूसरे प्रकार का ये समझो, दूसरे प्रकार का गतिरोध क्या है कि मान लो ना तो उसने यस करा ना उन्होंने नो करा, ठीक है, तो ना यस करा ना नो करा। अब क्या कह दिया उनने कि भाई संशोधन कर लो, ये 3, 5, 13 जो बिंदु है, 3 नंबर पे, 5 नंबर पे, 13 नंबर पे, इनमें थोड़ा संशोधन कर लो। तो संशोधन के लिए अब उन्होंने कहा तो ये वापस लोकसभा के पास भेजा जाएगा। अब वापस जब लोकसभा के पास भेजा जाएगा, लोकसभा के पास ऑप्शन है कि भैया तो संशोधन कर दे या फिर मना कर दे कि नहीं हम नहीं करेंगे। तो अगर संशोधन कर दिया लोकसभा ने, पहले प्रकार का गतिरोध अगर ऐसा हुआ, मना कर दिया, तो पहले प्रकार का माना जाएगा। अब दूसरे प्रकार का हम समझ रहे हैं कि ना तो उसने यस करा ना उसने नो करा, अब उसने संशोधन करने कही राज्यसभा ने कि संशोधन कर दो। तो लोकसभा यहाँ पर क्या कहेगी, नहीं हमारा बिल तो भैया हमने ठीक ठाक बनाया, हम तो संशोधन नहीं करेंगे, इसमें एक भी बिंदु संशोधन नहीं करेंगे, हम एक विराम तक नहीं बदलेंगे, कॉमा तक नहीं बदलेंगे, हम ऐसे ही रहने देंगे। अगर ऐसे कहा तो गतिरोध हो जाएगा कि भाई कह रहे हैं। अगर उसने कह दिया कि भैया संशोधन कर लो, लोकसभा ने हाँ ठीक है हमें भी लग रहा है इस पर संशोधन करनी चाहिए, उन्हें संशोधन कर लिए, तो फिर सहमति बन जाएगी, तो गतिरोध नहीं उत्पन्न होगा, दोनों लोग सहमत हो गए। इनने कुछ बात कही, उनने कि भैया थोड़ा सा चेंज कर लो, उन्होंने कि ठीक है चेंज कर लिया, तो दोनों लोग सहमत हो गए, दोनों लोग का मतलब दोनों सदन, ठीक है। लेकिन जहाँ एक भी सदन राजी नहीं होगा तो वहाँ पे समझो गतिरोध है। तो एक कंडीशन में ये समझी थी कि उनने पारित करा, उनने मना कर दिया, गतिरोध। दूसरी कंडीशन क्या होगी, इन्हें संशोधन के लिए भेजा कि भैया थोड़ा संशोधन कर लो, इन्हें मना कर दिया नहीं हम नहीं करेंगे संशोधन, एक विराम तक नहीं बदलेंगे, कॉमा तक नहीं बदलेंगे, ऐसी वाली बात आ जाएगी, तो ये हुआ गतिरोध, यानी कि समझो दूसरे प्रकार गतिरोध। ये गतिरोध फिर हुआ। अब संयुक्त बैठक बैठेगी, अगर ऐसा कुछ हुआ तो संयुक्त बैठक बैठेगी, किसमें, साधारण विधेयक में, इसमें नहीं बैठेगी, इसमें तो मना कर दिया, लेकिन मैं आपको गतिरोध समझा रहा हूँ अभी, या नहीं समझा रहा हूँ। तो अब तीसरा समझ लो, तीसरा कैसा है, तीसरा वाला ऐसे वाला मामला है कि अगर संविधान लोकसभा ने पारित कर राज्यसभा के पास आया, राज्यसभा ने ना तो यस करा ना नो करा, यस और नो का मतलब ना तो पारित करा ना मना करा, अस्वीकृत करा, ना ही उसमें यह कहा कि भाई संशोधन कर लाओ कुछ, बस रखे रहने दिया अपने पास, रखे रहने दिया, और ऐसे रखे रहने देने के चक्कर में उनके पास उनका समय बिगड़ गया 6 माह, 6 माह तक, 6 महीने का टाइम गुजर गया पूरा ऐसे करते करते। ना तो यस करा, देखो यस कर दो तो भैया दोनों में सहमति बन गई, पारित हो गया तो गतिरोध नहीं उत्पन्न हुआ, डेडलॉक नहीं बना। नो कर दोगे तो गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा, तो एक गतिरोध हो गया, संयुक्त बैठक बैठेगी साधारण विधेयक के मामले में। और अगर मान लो संशोधन करने के लिए कहा और संशोधन लोकसभा ने मना कर दिया तो गतिरोध हुआ। लेकिन ना उसने यस करा ना नो करा और ना संशोधन करने के लिए कुछ बताया, तो ऐसे करते करते 6 महीने निकल गए राज्यसभा के पास, 6 महीने तक रहा। तो ऐसे में माना जाएगा कि राज्यसभा ने इसे अस्वीकृत कर दिया, यानी कि ये सेकंड वाला ऑप्शन मान लिया जाएगा। तो लोकसभा में पारित हुआ और 6 महीने के बाद ये उन्होंने कुछ एक्शन भी नहीं लिया, अस्वीकृत माना जाएगा, तो ये गतिरोध बन जाएगा। तो यानी कि 3 तरीके से गतिरोध बनते हैं, यानी कि डेडलॉक बनते हैं जब विधेयक पारित होने जाते हैं सबकी सदन में, तो ऐसे गतिरोध बनते हैं और ये होते भी, ठीक है। तो इसलिए आपको ये समझना है। तो अब जो गतिरोध के मामले जो यहाँ पे लिखा है, अब हम आगे से पढ़ेंगे ना बिल को, विधेयकों को, तो बहुत अच्छे से आपको गतिरोध समझ में आ चुका होगा कि रिवीजन आपका हो भी जाएगा उस टाइम, तो उस टाइम जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस कह रहे हैं संविधान संशोधन जो विधेयक आएगा उस पर लोकसभा के बराबर तो शक्ति है राज्यसभा के पास, यानी लोकसभा में जिस बहुमत से पारित करना है और किस बहुमत से पारित करना है वो आप लोग मुझे बताएंगे होंगे। हम लोगों ने बहुमत पढ़े थे तो उसमें देखा था कि 2/3 बहुमत चाहिए होगा, 2/3 बहुमत जो चाहिए होगा उपस्थित और मतदान का, और वो कुल सदस्य संख्या के आधे से कम ना हो, ठीक है, यानी कुल सदस्य संख्या का बहुमत भी हो।
तो लोकसभा के बराबर यानी कि शक्ति है राज्यसभा। लोकसभा में भी उसी बहुमत से पास होगा, 2/3 बहुमत और कुल सदस्य संख्या का आधा ना हो। ऐसे ही राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत चाहिए आपको उपस्थित और मतदान करने वालों को, लेकिन वो कुल सदस्य संख्या से आधा ना हो। ये हम बहुमत के प्रकार में पढ़ चुके हैं। लेकिन साथ में गतिरोध उत्पन्न हुआ तो संयुक्त बैठक नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है। संविधान संशोधन विधेयक में ये राज्यसभा के बारे में था। अब राज्यसभा की विधायी कार्य शक्तियाँ देख ली। अब विशिष्ट कार्य व शक्तियाँ यानी कुछ स्पेशल फंक्शन एंड पावर्स देख लेते हैं राज्यसभा के पास, जो स्पेशल फंक्शन है जो लोकसभा के पास भी नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देश के संघात्मक ढांचे से संबंधित, ठीक है, 2 विशेष शक्तियाँ जो लोकसभा के पास भी नहीं हैं। यथा का मतलब ऐसे जैसे, तो यथा कौन कौन सी, आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312। यानी कि ये बता रहे हैं कि देश के संघात्मक ढांचे के संबंध में 2 शक्तियाँ कुछ ऐसी हैं राज्यसभा के पास जो लोकसभा के पास भी नहीं हैं। अब वो कौन कौन सी नहीं, जैसे आर्टिकल 249, ये आपको ध्यान होगा जब हमने बहुमत वाली पहली क्लास पढ़ी, अगर आपने वो देखी होगी, जब हमने पहले सबसे शुरुआत में पॉलिटिक्स स्टार्ट करी थी तो उसमें हमने बहुमत के प्रकार की एक क्लास ली थी कि कितने प्रकार के बहुमत होते हैं। तो हमने देखा था उसमें भाई ये साधारण बहुमत होता है, फिर हमने प्रभावी बहुमत देखा था, विशेष बहुमत देखा था, है ना, ऐसे करके बहुमत देखा था। तो उस बहुमत में हमने जो विशेष वाला बहुमत देखा था वो विशेष 3 प्रकार का बहुमत देखा था। विशेष में हमने देखा था कि 2/3 बहुमत मांगते हैं विशेष बहुमत, तो 2/3 बहुमत होता है और ये 3 प्रकार से होता है। एक तो केवल आपने 2/3 ले लिया, मतलब 2/3 का मतलब उपस्थित और मतदान, जितने उपस्थित हैं और मतदान, और जितने मतदान कर रहे हैं, यानी कि मान लो 100 लोग उपस्थित हैं और मतदान 80 लोग कर रहे हैं, तो 80 का 2/3 देख लो यहाँ पर, यानी कि 100 लोग आज उपस्थित हैं और मतदान करने के इच्छुक 80 लोग हैं, तो 80 लोग मतदान कर रहे हैं, तो 80 का 2/3 देख लो और जो जीत जाए तो उसको जिता दो। एक प्रकार का ये था 2/3। एक प्रकार का क्या था कि भाई उपस्थित और मतदान, ये उपस्थित और मतदान करने वालों का तो 2/3 देखोगे, लेकिन साथ में आपको वो कुल सदस्य संख्या जितनी भी होगी ना उसका आधे से कम ना हो, यानी कि आधा हो आधे से ज़्यादा हो। ठीक है, हमने उस टाइम देखा था। और एक 2/3 हमने बहुमत देखा था कि कुल सदस्य संख्या जितनी भी है, जैसे 543 में है लोकसभा में और 245 में, तो इनका 2/3 ले लो। तो ये संविधान संशोधन विधेयक था, ऐसे अगर बात करी थी हमने ये संविधान संशोधन नहीं, ये वो राष्ट्रपति के महाभियोग वाला। और ये इसमें देखा था कि जो दूसरे प्रकार का बहुमत है, ठीक है, ये है क्या, संविधान संशोधन विधेयक महत्वपूर्ण पदाधिकारी को हटाना था। तो जो पहले वाला था ना 2/3 बहुमत उपस्थित और मतदान करने वाला खाली, ठीक है, तो वो जो 2/3 बहुमत है वो यहाँ पर बात करी थी, हमने पढ़ा था पहले प्रकार का 2/3 बहुमत पढ़ा था। तो उसमें हमने देखा था कि उस टाइम वो उसका यूज़ कहाँ करते हैं, आर्टिकल 249 में और आर्टिकल 312 में। ठीक है, एक बार वो बहुमत वाली क्लास देख लेंगे तो आपको रिवाइज भी हो जाएगा। अदरवाइज इतना समझो कि राज्यसभा के पास ये 2 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, ऐसे करके, यानी क्या कि राज्यसभा 2/3 बहुमत, यानी कि पहले प्रकार वाला, यानी कि ये वाला कि उपस्थित और मतदान करने का 2/3 बहुमत। ठीक है, यानी कि मान लो 100 लोग आए हैं, 100 लोग उपस्थित हैं और 90 लोग उसमें से कहते हैं हम वोट डालेंगे, यानी कि ये 10 लोग कहेंगे हम नहीं डालेंगे, हमें मतलब नहीं, हम वोट नहीं डालेंगे, तो 90 का 2/3 ले लो बस। तो 3×3 90, मतलब 3×3 9 और ये 30 हो गया, यानी कि 60 लोग, यानी कि 90 में से 60 लोग एक मत पर राजी हो जाएंगे तो इसे बोलेंगे 2/3 बहुमत उपस्थित और मतदान करने वालों को, यानी कि ये विशेष बहुमत कहलाएगा, विशेष बहुमत, लेकिन उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत कहलाएगा। तो यानी कि राज्यसभा में जो मान लिए 245 लोग हैं, ऐसे मान लीजिए उपस्थित आज पूरे उपस्थित हो गए मान लो, और मतदान उसमें से करना चाह रहे हैं कितना, जो इसी के टेबल में गुणा कर लो, 180 लोग मतदान करना चाह रहे हैं। ठीक है, 245 लोग आ गए, लेकिन 180 लोग मतदान करना चाह रहे हैं, बाकी नहीं करना चाह रहे हैं, तो 180 का 2/3 ले लो। तो 3 6 18 यानी कि 60 और 120, यानी कि 180 में से 120 लोग जिस पर राजी हो जाएंगे। तो यानी कि ये बताना चाह रहे हैं कि 245 सदस्य संख्या है राज्यसभा। अगर ऐसे करके कोई बहुमत लेके राज्यसभा कह दे कि आपको पता है राज्य सूची का जो विषय होते हैं, राज्य सूची में जो विषय पड़े होते हैं उस पर राज्य का हक है कानून बनाने का, राज्य का विधानमंडल कानून बनाएगा उस पर, केंद्र संसद उस पर कानून नहीं बना सकती। लेकिन 249 ये कहता है, यानी कि राज्यसभा के पास ये पावर है कि राज्यसभा क्या कह दे कि भैया राज्य सूची का जो विषय है ना, संसद इस पर आप कानून बना दो, यानी कि है तो राज्य सूची का विषय, लेकिन संसद आप बना दो, जबकि आपका काम तो केंद्र सूची पे बनाने का है, तो आप उन पे तो बनाओ, लेकिन हमारा ये एक विषय है ना, ये देश के संघात्मक ढांचे के लिए हमें महत्वपूर्ण लग रहा है, तो इस पर संसद कानून बना देगी तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो वैसे तो पावर नहीं है संसद की बात की राज्य सूची में घुसे और उस पर कानून बना दे, राष्ट्रीय आपात वाली वो चीज़ अलग है, लेकिन वैसे तो पावर नहीं है केंद्र के पास कि भाई राज्य सूची के विषय में जाके कानून बना दे। लेकिन आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा ये शक्ति रखती है कि राज्यसभा कहे कि ये 2/3 बहुमत ऐसे पारित करा के उपस्थित और मतदान करने वालों का, राज्यसभा कहे कि ठीक है ये विषय है राज्य सूची का ना, इस पर संसद कानून बना दे, और वो विषय जो है उस पर राज्यसभा के 2/3 सदस्य जो उपस्थित और मतदान करने वाले हैं उनके 2/3 सदस्य सहमति जता दें तो राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है। ये आर्टिकल 249 कहता है। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 249 क्या है
कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा के उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्य उस पर सहमति जता दे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पावर मिल जाएगी संसद को कानून बनाने की राज्य सूची के विषय पर। ये 249 हो गया। 312 क्या कहता है, इसमें अखिल भारतीय सेवाएं, तो जो IAS IPS वाली IFS वाली जो सेवाएं हैं वो अखिल भारतीय सेवाएं। तो राज्य का विधानमंडल है, राज्य क्या कह सकते हैं, राज्यसभा ये कह सकती है कि ठीक है ये जो अखिल भारतीय सेवा है, ये मतलब कोई नई अगर अखिल भारतीय सेवा जोड़नी है तो राज्यसभा कह सकती है कि इस पर संसद निर्णय ले ले। 312 के तहत राज्यसभा कह देगी, ऐसे बहुमत पारित करवाएगी, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य के 2/3 वो कह देंगे कि ठीक है, राज्यसभा इस पर कहती है कि संसद इसमें कोई भी अखिल भारतीय सेवा नहीं जोड़ दे, हम वही राजी हैं, हमारे 2/3 लोग राजी हैं। ठीक है, तो ये बात होगी बस। 249 312 के तहत ये शक्ति रखती है अकेले राज्यसभा, ये लोकसभा के पास ऐसी शक्ति नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ। अब हम समझते हैं अन्य कार्यवाही शक्तियाँ, यानी कि राज्यसभा के कुछ अदर जो फंक्शंस हैं और पावर्स हैं वो समझ लेते हैं और क्या है। तो ये आपको समझ में आया होगा, इसमें ध्यान रखना, ऐसे करके क्वेश्चन बन सकता है कि राज्यसभा का ये है वो, ऐसे करके कुछ भी एक कोई लैंग्वेज चेंज कर दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी हम लोगों को। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो अन्य कार्यवाही शक्तियाँ समझ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 महीने से अधिक आपातकाल बढ़ाने के लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों का अनुमोदन, यानी कि बता रहे हैं कि राज्यसभा के पास अन्य शक्ति एक ये भी है कि भाई जो हम अगर आपातकाल लगाते हैं या फिर नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं, यानी कि राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी कि राष्ट्रीय आपात लग रहा है। अब राष्ट्रीय आपात तो लगा, अब राष्ट्रीय आपात लगा तो अब उसको आपको आगे बढ़ाना है। अगर 6 महीने के लिए 6 महीने के लिए ऐसे करके आगे बढ़ाते हैं हम लोग, तो आपको पता है 1 महीने के भीतर, यानी कि राष्ट्रपति ने आज घोषणा कर दी तो 1 महीने के भीतर, यानी कि 30 दिन। ठीक है, 1 महीने को 30 दिन मानते हैं, कोई 30 महीने, कोई 30 का महीना होता है, कोई 31 का महीना होता है। तो यहाँ पर जब संविधान में 1 माह लिखा हुआ है, 1 माह का मतलब 30 दिन, 2 माह का मतलब 60 दिन और 3 माह का मतलब 90 दिन, ऐसे करके मान के चलते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी आज आपातकाल की और आपको सिर्फ आगे बढ़ानी है तो आपके पास 1 महीने का टाइम है। 1 महीने के टाइम के अंदर आप दोनों सदनों से, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से अनुमोदन करा लो, पारित करा लो, और आपने अनुमोदन करा लिया और वो 6 महीने के लिए आगे बढ़ जाएगा। फिर आपको आपातकाल आगे बढ़ाना है 6 महीने के लिए, फिर फटाफट जल्दी से अंतर उस 6 महीने की अवधि समाप्त होने से फटाफट पहले आप करा लो अनुमोदन। तो ऐसे करके हमने राष्ट्रीय आपातकाल में ऐसे पढ़ा था, राष्ट्रीय आपात में सब चीज़ पढ़ी थी। तो वहाँ पर ये बताना है, यहाँ पर हम राज्यसभा की शक्ति देख रहे हैं कि बिना राज्यसभा के आप आपातकाल को 1 महीने के बाद आगे नहीं बढ़ा सकते। यानी कि आज आपातकाल लगा और 1 महीने के बाद वो ठप्प हो जाएगा अगर राज्यसभा उसको आगे नहीं बढ़ने दे, समझे। यानी कि आज आपातकाल आज की डेट में लगा, तो यहाँ से आज की डेट में लगा, अब आपको अब 6 महीने के लिए आगे एक्सटेंड करना है, लेकिन बीच में 1 महीने का समय है ना, इसी के अंदर आपको अनुमोदन कराना है, तभी 6 महीने के लिए पेस एक्सटेंड हो पाएगा। तो इसमें राज्यसभा का अगर आपने अनुमोदन नहीं लिया ना लोकसभा ने, तो राज्यसभा अगर मना कर देगी, यहाँ पर अनुमोदन नहीं करेगी, तो 6 महीने के आगे बढ़ाएगी और 1 महीने के अंदर जो आपातकाल आपने लगाया, नेशनल इमरजेंसी लगाई है, राष्ट्रीय आपात, वो बंद हो जाएगा। यानी कि राज्यसभा की एक शक्ति तो है ना, ये हम राज्यसभा की शक्ति पढ़ रहे हैं। राज्यसभा की एक शक्ति है कि आर्टिकल 352 के तहत जो हम लगा रहे हैं उसे राज्यसभा का भी आपको सहमति लेनी पड़ेगी। और मान लो अगर लोकसभा उस टाइम विघटित चल रही है, राष्ट्रीय आपात लग गया और लोकसभा उस टाइम भंग हो गई, तो लोकसभा उस टाइम विघटित है, चल रही है, तो ही राज्यसभा काम करती है कि भैया अब तो किसी से अनुमोदन लेना पड़ेगा, तो उस टाइम राज्यसभा से फटाफट अनुमोदन ले रहे हैं। जब लोकसभा नहीं बन जाएगी फिर से, तब लोकसभा से हम अनुमोदन ले लेंगे। तो भी राज्यसभा की एक शक्ति दिखती है कि जब लोकसभा विघटित चल रही है, लोकसभा के विघटित होने में या जब चल रही है तब राज्यसभा से अनुमोदन जरूरी है, तो राज्यसभा से अनुमोदन ले लेते हैं तब तक। जब नई लोकसभा बनेगी तब वहाँ पे लोकसभा से अनुमोदन फिर करा लिया जाएगा, और दोनों लोकसभा ने भी कर दिया तो फिर 6 महीने के लिए फिर आगे बढ़ा दिया जाएगा राष्ट्रीय आपात। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में, यानी कि राज्यसभा की शक्ति यहाँ पता चलती है। तो आर्टिकल 352 संबंधित बात हुई। अब 356 से समझो, हमने जो इमरजेंसीज पढ़ी ना, तो आपात पड़े, आपात बंद पड़े, तो 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगता है। 356 के तहत कौन सा आता लगता है, राष्ट्रपति शासन। हालांकि हमने देखा था संविधान में ये नाम नहीं लिखा है, संविधान में क्या नाम लिखा है, संवैधानिक तंत्र की विफलता, यानी किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो रही है तो हम उसे बोलते हैं, वो आर्टिकल 356 में लिखा, लेकिन हमने आम बोलचाल की भाषा में क्या कह देते हैं, राष्ट्रपति शासन। तो 356 आर्टिकल में क्या है कि उस 356 के तहत राज्य की विधानसभा को भंग करने के लिए लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा का भी अनुमोदन चाहिए आपको। यानी कि जो SR भूमि केस हुआ था 1994 में, उसके बाद में SR भूमि केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दे दिया था कि भाई राष्ट्रपति शासन लगाया जाता था 356 के तहत। उसका उद्देश्य मेरे उस टाइम तो यही होता था मेनली कि फटाफट जो राज्य में विधानमंडल है उसमें, मतलब विधानमंडल में क्या जो विधानसभा है उसमें जो मंत्रिपरिषद है उसको भंग करना है, फटाफट CM जो बने हुए मंत्रिपरिषद है राज्य की उसको भंग कर दो, अपनी सरकार बना दो। केंद्र में जो सरकार होती थी वो अपने दल की सरकार ऐसा ही करके बनाती थी कि जो जिस टाइम उस टाइम धड़ल्ले से इसका मिसयूज़ करा जाता था, कि जिस राज्य में दिखता था कि भाई इस राज्य में तो ठीक ठाक व्यवस्था नहीं चल रही और हमारे दल की पार्टी नहीं है, राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति शासन लगता कैसा था कि राष्ट्रपति को या तो राज्यपाल रिपोर्ट दे दे या राष्ट्रपति को खुद ही समाधान हो जाए,
राष्ट्रपति लगता है नहीं इसमें लगाना चाहिए तो लगा दो राष्ट्रपति शासन, और सीएम को बर्खास्त कर दिया, मतलब उसकी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर दिया पूरी। तो पहले ऐसे धड़ल्ले से चलता था, ठीक। हालांकि ये एक आयरनी है कि जब संविधान निर्माताओं ने शुरुआत में संविधान बनाया था तो आर्टिकल 356 जब ऐड करा जा रहा था कि राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दे और उसकी मंत्रिपरिषद को अपने कंट्रोल में कर दे और राज्यपाल को अपने वहाँ पे एक तरीके कठपुतली बना दे। हालांकि वो अब भी हैं, लेकिन राज्यपाल से क्या है कि राज्यपाल को इशारे पे काम करना पड़ेगा राष्ट्रपति के शासन के दौरान, और वहाँ की मंत्रिपरिषद बर्खास्त कर सकते हैं और नए चुनाव करवा सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ लिख दी थी, लेकिन तो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने उस टाइम कहा था कि यार 356 का कोई यूज़ ही नहीं करेगा, मतलब इतने बुरे थोड़े ना हमारे नेता, ऐसे 356 का मतलब अपने हित के लिए अपने दल की पार्टी के लिए करेंगे। तो उन्होंने डेड लेटर बोला इसको, हमने जब पढ़ा था उसमें लिख भी दिया था हमने उस टाइम कि डेड लेटर बोला था कि 356 ऐसे ही मरा हुआ लेटर पड़ा रहेगा, मरा हुआ सब, इसका यूज़ ही नहीं करेंगे कोई। और देखा जाएगा यूज़ किया, इसका मिसयूज़ करा गया, बहुत ज़्यादा इसका मिसयूज़ करा गया 356 का। तो जब से बना तो कितनी जल्दी से जो केंद्र में सरकार होती थी वो राज्य की सरकार गिराने के लिए, अगर दूसरे दल की होती थी तो गिराने के लिए फटाफट राष्ट्रपति शासन का बहाना लगा देते। और राष्ट्रपति शासन बहुत आसान था लगाना पहले, अब तो नहीं, 1994 के बाद नहीं, एसआर भूमि केस के बाद नहीं, लेकिन पहले बहुत आसान था। सीधी बात, राज्यपाल या प्रतिवेदन भेज दे या राष्ट्रपति को खुद समाधान हो जाए। समाधान बोला राष्ट्रपति अपने मन में आ जाए कि लगा लो, तो राष्ट्रपति का मतलब मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद को पता ही है आपको उन्हें पार्टियाँ खेलना है सब कुछ। तो पहले बहुत होता था, लेकिन 1994 के बाद जब केस आया तो उस टाइम निर्णय दे दिया गया कि भैया 356 के तहत जो आपने राष्ट्रपति शासन लगाया, यानी कि संवैधानिक तंत्र की विफलता बताई किसी राज्य में, उस राज्य में जब आप मंत्रिपरिषद बर्खास्त कर देते थे पहले ना, अब आपको तेली नहीं करनी पड़ेगी, आप तुरंत नहीं कर सकते। अब आपको करना है अगर मंत्रिपरिषद बर्खास्त तो वही सदन के पटल पर उसकी बहुमत को साबित करना पड़ेगा। जब वहाँ पे नहीं हो पाए तब उसमें बाद में विधानसभा को भंग करने के लिए आपको लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा का भी अनुमोदन कराना पड़ेगा। यानी कि लोकसभा तो कहे कि लोकसभा के सबसे ज़्यादा मतलब उस टाइम बहुमत से पारित करें, साधारण बहुमत से, कि भाई विधान की जो राज्य की विधान मंत्रिपरिषद है उसको बर्खास्त करना चाहिए, लोकसभा ने कह दी। अब राज्यसभा भी कह दे कि हाँ बर्खास्त करना चाहिए, तब बर्खास्त होगी, जो कि कठिन एक प्रक्रिया है, सब लोग ऐसे थोड़े मान जाएंगे। उस टाइम तो राष्ट्रपति स्वेच्छा से हटा देते थे कि राज्यपाल कहते थे राज्यपाल हाँ मुझे लग गया कि भैया इनकी मंत्रिपरिषद के बाद बहुमत नहीं, हटा दो इनको, हटा दो, ठीक। तो ऐसे हटा दिए थे। और राज्य मतलब संवैधानिक तंत्र की विफलता का मतलब ही ये है कि इसमें शासन ठीक से नहीं चला पा रहे हैं ये लोग। तो शासन ठीक से कौन नहीं चला पा रहा? मंत्रिपरिषद, इनको हटाओ फिर दूसरे लगाओ। तो 1994 ने कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसे जल्दी ऐसे अपनी मनमानी तरीके से नहीं हटाओगे और तार्किक तरीका होना चाहिए, और सदन के पटल पर वोटिंग होगी पहले और उसके बाद देखा जाएगा। मंत्रिपरिषद के पास बहुमत है नहीं है, वो सब चीज़ें, यानी कि हटाना इतना आसान नहीं है। आपको लोकसभा में बहुमत चाहिए, राज्यसभा में बहुमत चाहिए, तब आप अब राष्ट्रपति शासन के दौरान हटाओगे। यानी कि अब राष्ट्रपति शासन लगता है तो बहुत तरीके से लगता है, अब इसका मिसयूज़ होना बंद हो गया 1994 आने के बाद, वरना धड़ल्ले से मिसयूज़ होता था इसका, ठीक है। तो यहाँ पर बता रहे हैं राज्यसभा की एक शक्ति ये बता रहे हैं कि तो 356 में जो ना आपको मंत्रिपरिषद बर्खास्त करनी है किसी राज्य की, तो लोकसभा अपने दम पे तो राष्ट्रपति शासन लगवा लेती है। लोकसभा में मतलब राष्ट्रपति कह देते हैं, राष्ट्रपति कौन है? मंत्रिपरिषद है राष्ट्रपति, मतलब वैसे तो द्रौपदी मुर्मू है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, लेकिन हम लोग बात करें ना, हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या है 74 क्लॉज 1, उसको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति कौन? मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद कौन? पीएम, ठीक है। तो इसमें क्या है यहाँ पर कि लोकसभा ने अपनी मर्जी से लगा तो लिया राष्ट्रपति शासन, 1994 से पहले उस टाइम लगाते थे, या अब भी ऐसा करवा लिया जाए, लेकिन अगर मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना है ना तो राज्यसभा की सहमति लेनी पड़ेगी। तो राज्यसभा के पास एक शक्ति है, राज्यसभा सहमति नहीं दे तो आप मंत्रिपरिषद बर्खास्त नहीं कर सकते। और राष्ट्रपति शासन लगाने का उद्देश्य सिर्फ यही होता था कि भाई हमें मज़े नहीं आ रहे हैं इसकी सरकार में, राज्य की सरकार में अपनी पार्टी चाहिए। जैसे मान लो लोग कहते हैं, बहुत कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का ये हो गया वो हो गया, कर दो राष्ट्रपति शासन लगा दो, राष्ट्रपति शासन लगा लो। अब इतना आसान नहीं है, अब 1994 के बाद एक केस आ चुका है, तो इतने आसानी तरीके से नहीं लगाया जा सकता। और लगा भी दिया राष्ट्रपति शासन तब भी वहाँ पर ममता बनर्जी बनी रहेंगी, क्योंकि हटा नहीं सकते ममता बनर्जी को आप, ठीक है। तो इसलिए हटाने की शक्ति होती तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया था और ममता बनर्जी को हटाया जाता, दूसरा सीएम बनाया जाता अपने हिसाब से वहाँ पर। तो वो चीज़ तो अब नहीं चल पाएगी एसआर भूमि केस के बाद, तो वो एक राहत भरा केस था, वो अच्छा केस था, आना भी चाहिए, ठीक है। हमने पता कर लिया एसआर भूमि कौन थे, सब कुछ हमने पढ़ लिया। तो उसी वाले में जब हमने राष्ट्रपति शासन पढ़ा था, ठीक है, और उसके लिए आप वीडियो देख लीजिए पीछे वाली, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये वाली कहानी, हालांकि फिर भी मैंने बहुत सारा कुछ समय लेके बता दिया। तो यहाँ पर समझते हैं, तो ये होगा, इसमें पावर है 352 356 देख लिया। अब क्या है, राज्यसभा के सदस्य होते हैं ना, तो जैसे क्या लोकसभा में आप पता है लोकसभा में बहुमत होता है किसी एक दल के पास, तो वो अपने सरकार बना लेता है, मंत्रिपरिषद चुनता है और उसी में से एक पीएम बनते हैं, ठीक है। तो लोकसभा में जैसे मोदी जी इस टाइम है पीएम, तो मोदी जी के खिलाफ लोकसभा के सदस्य में कोई भी सदस्य अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है कि हमें लगता है कि मोदी जी के पास अब बहुमत बचा नहीं है, हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। एक बार लाया भी गया मोदी जी के खिलाफ, ठीक है। तो मोदी जी वहाँ पे उस टाइम पे वोटिंग होती है वहाँ पे, और सांसद वोटिंग करते हैं। अगर मोदी जी मतलब वो बहुमत लेके आए तो 543 का बहुमत चाहिए, ठीक है, आधे से ज़्यादा, तो उस टाइम वहाँ पे मोदी जी की फिर से सरकार बन जाएगी। तो उस टाइम जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया
तो मोदी की सरकार फिर से बहाल हो गई थी, क्योंकि उनको पारित हो गया था, अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, सॉरी, वो खारिज हो गया, वहाँ पर क्या मोदी जी को बहुमत मिल गया था। तो ऐसे करके अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है किसी दल के खिलाफ। अगर उस दल में सहमत लगती है कि भैया इनके पास तब बहुमत नहीं दिख रहा है, अब सांसद हट जाएंगे, सांसद खरीद बेच लिए, पहले अब एंटी डिफेक्शन लॉ भी आ गया, तेली खरीदा खरीदी भी नहीं होती है, तो ये चीज़ हो गई। तो राज्यसभा का मतलब लोकसभा का सदस्य ला सकता है अविश्वास प्रस्ताव, तो राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं ला सकता। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि राज्यसभा के सदस्य अविश्वास प्रस्ताव तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो मंत्रियों से प्रश्न व पूरक प्रश्न पूछ के दबाव बना सकते हैं। यानी कि क्या है कि एक प्रश्नकाल चलता है, हम आगे पढ़ेंगे, संसद में प्रश्नकाल चलता है, उसमें मंत्रियों से, जो सरकार के मंत्री हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, भैया आपने क्या काम किया, आपने इस क्षेत्र में क्या काम किया, आप अब तक बने हुए मंत्री ये करके ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रश्न को भी कैटेगरी होती है, कोई स्टार्ड क्वेश्चन होता है, कोई अनस्टार्ड क्वेश्चन होता है, जैसे तारांकित अतारांकित प्रश्न होते हैं, ऐसे कर प्रश्न बटे होते हैं, कैटेगरी होती है। वो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो डिसाइड करते हैं किस प्रश्न को तारांकित बोलें, किस प्रश्न को अतारांकित बोलें, यानी कि स्टार्ड अनस्टार्ड बोलें, किसको अल्पसूचक बहुवचन बोले प्रश्न बोले। तो ऐसे करके ये लोकसभा डिसाइड करता है, लोकसभा के अध्यक्ष डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो पूरक प्रश्न क्या हो गया कि मतलब यानी कि पहले आपने कोई प्रश्न पूछा किसी से, तब आपने जब मतलब किसी मंत्री से पूछा, उसने उत्तर दिया, उसी काउंटर में आपने एक और प्रश्न पूछ लिया, इसे बोलते हैं पूरक प्रश्न, यानी कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन। यानी क्या हुआ कि आपने प्रश्न पूछा, उसमें जो उत्तर आया उस उत्तर से ही आपने बना के एक प्रश्न और पूछ लिया गया कि अच्छा तो फिर ऐसे कैसे, ऐसे करके ना, तो उसे पूरक प्रश्न बोलते हैं। तो जब प्रश्नकाल चलता है तो उस टाइम मीडिया भी उस टाइम बैठी होती है। हालांकि संसद के पास ये होता है अधिकार, संसद की जो नियमावली बनी हुई है, पूरे संसद के फर्रे बने हुए हैं कि कौन कौन सा नियम लागू कैसे होगा, तो संसद के पास ये अधिकार है कि संसद क्या कह दे कि मीडिया से कह दे कि भाई आप जो कार्रवाई हो रही है इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, आप बाहर रहें, तो मीडिया को बाहर रहना पड़ेगा। अगर कोई चुपके से ऐसे कोई मीडिया रिकॉर्डिंग करेगा तो उसके ऊपर उसको अवमानना मानी जाएगी, संसद की अवमानना मानी जाएगी, कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट माना जाएगा वो, और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और कार्रवाई हम देखेंगे एक बार धिक्कार भी कर देते हैं, और कार्रवाई मतलब बहुत लचीली भी है कि मतलब कम से कम ये भी है कि धिक्कार देते हैं कि हम तुम्हें धिक्कारते हैं कि तुमने ऐसा काम करा, और दंड भी बहुत तगड़ा, कई बार देना चाहे तो बहुत तगड़ा दंड भी है, ठीक है, बहुत बढ़िया करके बेइज्जती भी करते हैं, उतार भी देते हैं अच्छे से। तो ये संसद के पास नियमावली, उनके कानून बने हुए हैं कि कैसे कैसे हुए हैं, मर्यादाएं वहाँ पे सेट हैं। तो तब भी अमूमन क्या है, संसद की कार्रवाई को लाइव रिपोर्टिंग होती है, ठीक है, यूट्यूब पे भी आजकल सब दिखते हैं, संसद में लाइव दिखती है ना, तो ऐसे करके होता है। तो अगर मान लिया राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के जो मंत्री परिषद उससे असंतुष्ट हैं, तो अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला पा रहे हैं, और असंतुष्ट है क्या, बहुमत नहीं ला पा रहे हैं, लेकिन जब मंत्री से प्रश्न पूछने की बात आती है तो वो पूछ सकते हैं। और जब वो पूछेंगे प्रश्न और पूरक प्रश्न, तो उसकी जब लाइव रिपोर्टिंग हो रही, सब कुछ हो रही, तो अगर ठीक ठाक प्रश्न पूछ लिया मंत्री से उस टाइम और मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो वो रिपोर्टिंग तो हो रही, जनता देखेगी, भाई इनने तो अच्छा प्रश्न पूछा, हमारा मंत्री फंस गया, हमने जैसे मंत्री चुना के भेजा, हमने सांसद बनाया, बताओ ये कैसे जवाब तक नहीं दे पा रहा है, इन्हें कुछ काम ही नहीं किया लग रहा, तो अगली बार अब चुनाव आने दो, अब निपट लेंगे हम इनसे। तो ऐसे करके यहाँ पर बात हो रही थी, तो ऐसे करके ये दबाव तो बना देंगे, तो उस मंत्री को भी लगेगा कि यार भाई ऐसे करके मैं तो फंस जाऊँगा, तो अगली बार मुझे दिक्कत पड़ जाएगी। तो इसलिए राज्यसभा के पास ये भी शक्ति है कि राज्यसभा के सदस्य ऐसे पूरक प्रश्न पूछ सके और दबाव बना सकते हैं, ठीक है, प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछ के दबाव बना सकते हैं किस पे, जो मंत्री परिषद है उस पर, ठीक है। तो राज्यसभा के सदस्य के पास ये शक्ति है। अब क्या है, निर्वाचित सदस्य जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, हमने देखा राष्ट्रपति के चुनाव में क्या है, निर्वाचक एक मंडल बनता है, ठीक है, यानी कि जब जनता तो चुनेगी, उसमें डायरेक्ट इलेक्शन तो होते नहीं है, तो जनता नहीं चुनेगी तो एक इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा, कोई निर्वाचक मंडल बनेगा, कोई तो चुनेगा। तो जो निर्वाचक मंडल बनेगा उस निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के सदस्य भी होते हैं, राज्यसभा के पास एक पावर ये भी है। तो राज्यसभा की अन्य शक्तियों में एक शक्ति ये भी है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो राष्ट्रपति के चुनाव में ये भी भाग लेते हैं राज्यसभा के सदस्य। उपराष्ट्रपति का चुनाव लिखा, उपराष्ट्रपति चुनाव में भी उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो भी ये भी भाग लेते हैं, भाग लेने वाला पार्टिसिपेशन, भाग लेने वाला वैसे भाग लेना नहीं, पार्टिसिपेट करते हैं ये भी। और उपराष्ट्रपति को जो पदमुक्त करा जाता है, अगर कहा जाना है कि उपराष्ट्रपति को मजे नहीं आ रहे, कि उपराष्ट्रपति को अच्छा नहीं लग रहा है, तो उनको पदमुक्त करना है, उनको महाभियोग की प्रक्रिया वाली चलाना है, अगर ऐसा सिस्टम माने तो उनको हटाना है पदमुक्त करने के लिए। तो वो जो प्रक्रिया शुरू होनी है वो राज्यसभा से ही शुरू होगी, क्योंकि वो राज्यसभा के सभापति हैं, ठीक है। तो वो प्रक्रिया फिर लोकसभा में स्टार्ट नहीं कर सकते पहले, जबकि हमने देखा कि राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो आप लोकसभा राज्यसभा कहीं से भी लिया, ऐसे करके बात हो रही थी। लेकिन उपराष्ट्रपति को अगर आपको हटाना है तो आपको राज्यसभा में ही टेबल करना पड़ेगा वो प्रस्ताव, उसके बाद राज्यसभा जब पारित कर देगी तब आपको लोकसभा जाना पड़ेगा, तब लोकसभा पारित करेगी। तो यानी कि राज्यसभा की एक इंपॉर्टेंस ये भी होगी कि राज्यसभा की शक्तियों में एक शक्ति होगी, अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है ना तो आपको राज्यसभा में, अगर राज्यसभा मना कर देगी तो आप लोकसभा तक पहुँचेंगे नहीं और आप उपराष्ट्रपति को नहीं हटा पाएंगे। तो शक्तियाँ तो हैं ये, ठीक है, तो यही ध्यान रखनी है आपके पास कि राज्यसभा की शक्ति है। बाकी एक शक्ति ये ध्यान रखो कि महत्वपूर्ण जो संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं, जैसे पीएम हैं, तो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, पीएम तो नहीं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ठीक, संविधान के बहुत सारे मतलब जो न्यायाधीश हैं, जज हैं, ठीक, कहे गए न्यायवादी, तो ये महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी हैं, संवैधानिक पदाधिकारी,
इनको अगर हटाना है तो लोकसभा से तो भाई चाहिए ही चाहिए, मतलब पारित होना, संग में राज्यसभा से भी चाहिए। तो लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा की भी सहमति जरूरी है, यानी कि राज्यसभा की आपने सहमति नहीं ली तो आप ये महत्वपूर्ण पदाधिकारी इनको हटाना चाह रहे तो नहीं हटा पाएंगे, ठीक है। यानी कि राज्यसभा की शक्ति दिखती है, भाई राज्यसभा इतनी कमजोर थोड़ी ना, हल्के में थोड़ी लेना। हालांकि देखेंगे कि लोकसभा के पास अपार शक्तियाँ हैं इनकी तुलना में, लोकसभा के पास काफ़ी शक्तियाँ हैं, राज्यसभा के पास कोई शक्ति उस हिसाब से नहीं बची, लेकिन फिर भी दिख तो रही है राज्यसभा मना कर दे। लेकिन पता चलती राज्यसभा एक नहीं है ना, कोई सदस्य नहीं है, राज्यसभा में अलग सदस्य हैं, भांति भांति के सदस्य हैं, और इक्वल रिप्रेजेंटेशन भी वहाँ पर उस हिसाब से नहीं है, जनसंख्या के हिसाब से। हमने देखा था अमेरिका में जो सीनेट है वहाँ पर हर राज्य से 2 सदस्य होंगे, छोटा हो चाहे बड़ा हो। कैलिफोर्निया सबसे बड़ा राज्य, वहाँ 52 सीटें हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। बाकी लोकसभा जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है कैलिफोर्निया में 52 सीटें हैं, लेकिन वो भी राज्यसभा में 2 सीटें रखेगा, ठीक है। छोटा सा एक नॉर्थ डेकोटा है, साउथ डेकोटा है, व्योमिंग है, इन सब में 1-1 सीट है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, यानी कि लोकसभा में 1-1 सीट है, लेकिन इनके पास भी 2-2 सीट रहेंगे सीनेट में, यानी कि राज्यसभा में। यानी कि वहाँ पे छोटा है तब भी राज्यसभा में 2 सीटें, बड़ा राज्य है तब भी राज्यसभा में 2 सीटें। यहाँ पर हमारे में क्या है, बड़ा राज्य है राज्यसभा में सीटें ज़्यादा, छोटा राज्य है राज्यसभा में सीटें कम, ठीक है। जैसे हमारे त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम है, इनमें राज्यसभा में 1-1 सीट है, यूपी में 31 है, सोचो कितनी ज़्यादा है। तो 31 और 1 की कोई तुलना है। तो हालांकि जब राज्यसभा को अंदर ठीक से और घुस के पढ़ेंगे तो हम समझ में आएगा राज्यसभा के पास कोई शक्ति नहीं है, लेकिन हाँ देखने के हिसाब से दिख रहा है। अगर ये एक कोई व्यक्ति होता राज्यसभा तो बहुत शक्ति है, भैया एक व्यक्ति मना कर देगा, हम मना करते हैं, हम मना करते हैं, हम मना करते हैं, इन सब में मना करते हैं, तो राज्यसभा बहुत सारे काम रोक सकती है। लेकिन राज्यसभा में बहुमत से पारित होना है कि तुम 2 लोग तो मना कर दो, लेकिन बाकी 5 तो मेरे हैं। यूपी से 31 के 31 अगर मेरे आगे, इसलिए लोग सोचते हैं कि राज्यसभा, इसलिए सोचते हैं कि राज्यों में भी अगर हमारी सरकार बन जाएगी तो राज्यों में अगर मान लो यूपी में बन जाए हमारी सरकार, यूपी में सरकार बनने मतलब बहुत भारी मत से। एक होता है कि मतलब जीत गए, 100 वोट हैं यूपी में, 100 में से 51 मिल जाए तो आप जीत गए। लेकिन अगर 100 में 100 भी मिल जाए, 100 में 100 मिल जाएंगे तो समझो पूरे एमएलए वहाँ जाएंगे आपके। जितने परसेंट आपको सीट मिलेगी, हमने बात करी ना 60%, बीजेपी को 50% मिली तो 5 एमएलए भेज पाएंगे, बीजेपी वहाँ 5 एमएलए लोग चुनेंगे, 5 सदस्य वहाँ जाएंगे, सांसद बनेंगे जाके। तो ऐसे करके वो परसेंटेज के हिसाब से था, तो जितना परसेंटेज ज़्यादा मिल जाएगा आपको तो इतनी फ़ायदा है। तो इसलिए कोशिश करते हैं राज्यों में फटाफट सरकारें बने और उससे राज्यसभा में हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या, राज्यसभा कोई एक व्यक्ति नहीं है, अगर एक व्यक्ति होता तो राज्यसभा की शक्ति ये हमें लगती की शक्ति है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, 2-3 लोग राज्यसभा कह रही है, मान लो राज्यसभा कह रही है नहीं मेरा भी अनुमोदन चाहिए, तो मेरा अनुमोदन चाहिए तो उसमें 2 लोग मना करेंगे मैं नहीं दूंगा, तो 2 लोग मना कर दें, बाकी तो 10 लोग राजी हो जाएंगे कि हम तो ओके कर रहे हैं, तब भी पारित हो जाएगा। तो इसलिए ढीलापन भी है, अगर देखें अंदर घुसेंगे तो। मैंने ऊपर से देख रहा कि हाँ राज्यसभा ने अगर मना कर दिया तो 1 महीने से आगे आप कैसे बढ़ा पाओगे आपातकाल। राज्यसभा ने मना कर दिया तो आप कैसे राज्य की विधान जो मंत्रिपरिषद उसको भंग कर पाओगे। राज्यसभा ने मना कर दिया तो कैसे आप वहाँ पे राज्यसभा के सदस्य प्रश्न मना करेंगे, हम प्रश्न नहीं पूछेंगे या प्रश्न पूछ के दबाव बनाएंगे। लेकिन वही बात है ना कि यहाँ पर जहाँ पारित करने के लिए पदाधिकारी हटाने हैं तो राज्यसभा के लोकसभा के साथ साथ आप राज्यसभा की सहमति भी ले रहे हो। तो सहमति तो भाई अकेला राज्यसभा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं राज्यसभा में, और सहमति का मतलब है बहुमत से, कि भाई 10 लोग बैठे हैं, 4 लोग मत मानो, 6 लोग तो मान रहे हैं बात, तो 4 लोगों की सुनी नहीं जाएगी, 6 लोग ने ओके कर दिया तो ओके हो गया, नहीं कर दिया तो नहीं हुआ। तो इसलिए एक हिसाब से बहुत ज़्यादा मतलब राज्यसभा के पास उस हिसाब शक्ति नहीं, खाली नाम के हिसाब से चल रहा है मामला खाली। और उच्च सदन कह दिया, उच्च सदन ने बात कर ली, योग्यता के हिसाब से कह दिया, हालांकि संविधान में ऐसा जिक्र नहीं है, ठीक है। द्वितीय सदन कहते हैं, फिर कभी उच्च सदन बोल रहे हैं, कभी द्वितीय सदन बोल रहे हैं, तो शक्ति के आधार पर द्वितीय सदन है, शक्ति लोकसभा के पास ज़्यादा है, तुलना भी करेंगे हम, वो आगे हम सबको समझेंगे, वो चीज़ें देखेंगे। लेकिन अभी मेन चीज़ क्या है, अभी समझना हमें ये यहाँ पर कि जो लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हम लोकसभा आगे और पढ़ेंगे तो लोकसभा में देख लेंगे, अभी लोकसभा में, राज्यसभा में अभी इतना ही रख रहे हैं, क्योंकि राज्यसभा का चीज़ क्या है यहाँ पे हमें इतनी बात समझना पड़ेगा कि हम अभी देखेंगे आगे राज्यसभा को, और जब लोकसभा तुलना करेंगे थोड़ा और समझेंगे। लेकिन राज्यसभा की संरचना आपको ध्यान रखनी है कि कितने सदस्य कहाँ से कितने आ रहे हैं उस हिसाब से, ठीक है। तो इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक धन्यवाद, ख्याल रखिएगा। अभी हम पॉलिटी की क्लास ही कंटिन्यू करेंगे कुछ दिन तक, तो उसको समझ लेंगे अच्छे। बाकी मैंने आपका रिस्पांस मांगा था, अगर आप लोग रिस्पांस दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं और समझ जाऊँगा। राज्यसभा की जो पीछे वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपसे रिस्पांस मांगा था कि आपको किस प्रकार की वीडियो कैसे चाहिए, एक ही विषय कंटिन्यू चाहिए या किसी और वीडियो भी चाहिए आपकी, तो रिस्पांस आता है तो अच्छी बात है। अदरवाइज मैं भी पॉलिटी की वीडियो कुछ टाइम तक कंटिन्यू रखता हूँ, क्योंकि संसद टॉपिक हम लोग निपटा लें, संसद में काफ़ी चीज़ें आएंगी, तो कंटिन्यूटी बनी है आपकी, तो इसकी कम से कम कंटिन्यूटी बन जाए, संसद टॉपिक तो बन जाए। उसके बाद भी देखो पॉलिटी रखना तो पॉलिटी रखेंगे, हिस्ट्री रखना तो हिस्ट्री कराएंगे, कुछ करेंगे, लेकिन अभी पॉलिटी के आपको मिलते रहेंगे। और आप सुझाव दे पाएँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखिएगा।